अध्याय 211। एक नर्म पसिमोन। अनुवादक 54,96,90,339। मिंग चेंग, जो आमतौर पर शांत स्वभाव का था और केवल साधना करना जानता था, वास्तव में इतना शक्तिशाली था। अगर उसने कहा कि वह बाई ची को 30 चालों में हरा देगा, तो उसका मतलब सचमुच यही था। ये सबकी उम्मीदों से परे था। बाई ची, क्या यही तुम्हारी असली ताकत है? तुमने वाकई निराश किया। अब से तुम्हें शीर्ष 10 विशेषज्ञों की सूची से हटा दिया जाएगा और तुम्हारी रैंकिंग मुझे विरासत में मिलेगी। मिंग चेन चिल्लाया। बाई ची ने दांत पीस लिए, उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वो खंडन नहीं कर सका। मूल रूप से वो शीर्ष 10 विशेषज्ञों में 10वें स्थान पर थे। अब जब उनकी हार हो गई है, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें शीर्ष 10 विशेषज्ञों की रैंकिंग से हट जाना चाहिए और उनकी जगह मिंग चेन को ले लेनी चाहिए। साथ ही अब आपको इस आंगन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको 3 दिन का समय देता हूं यहां से चले जाने के लिए। मिंग चेन हंस पड़ा। क्या? ज्यादा आगे मत बढ़ो। बैची दहाड़ उठी। धमकाना? मेरे भाई को मारते समय तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा? तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों को धमकाने के लिए काफी ताकतवर हो, लेकिन अब जब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, तो इसमें क्या गलत है? मिंग चेन बहुत दबंग था और ताने मारता था। आप? बाई ची बहुत क्रोधित था, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, दूसरी बहन, छोटा भाई, चलो चलें। मिंग चेन हंसा और जाने के लिए मुड़ गया। अब तुम इतने घमंडी क्यों नहीं हो? तुम तो बिल्कुल ही घटिया इंसान हो। मिंग फैंग ने मुंह फुलाकर बाईची और बाइलोंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। बाईची और बाइलोंग इतने गुस्से में थे कि उनकी आंखें मानो सॉकेट से बाहर निकल आई थीं। मिंग परिवार के तीनों भाई बहन भीड़ के बीच से गुजरे। आसपास के लोग बाईची की इस दयनीय हालत को देखकर उसकी बदकिस्मती पर खुशी जता रहे थे। बाई बंधुओं ने कई लोगों को नाराज किया था। क्या देख रहे हो? देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। बाई लोंग ने भीड़ पर नजर घुमाते हुए दहाड़ मारी। आसपास मौजूद भीड़ ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन उनके मन में घृणा भरी हुई थी। मिंग चेन के सामने तो वे इतने घमंडी नहीं थे। मिंग चेन के चले जाने के बाद वे घमंडी क्यों हो गए? बाय लॉन्ग की निगाहें चारों ओर घूम गईं। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर भयंकर क्रोध छा गया। उसने लू मिंग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, तुम ही हो, छोटे कमीने, ये सब तुम्हारी गलती है। बड़े भाई, उस दिन मुझे चोट पहुंचाने वाला तुम ही कमीने थे। बाय लॉन्ग ने लू मिंग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। लू मिंग के आसपास मौजूद लोग चौंक गए। वे जल्दी से कुछ कदम पीछे हटकर लू मिंग से दूरी बनाने लगे। इस तरह लू मिंग का पर्दाफाश हो गया। क्या यह वही बच्चा है? बाई ची की आंखों में ठंडे इरादे और हत्या की भावना भरी हुई थी जब उसने लू मिंग को देखा। हाँ, इस समय लू मिंग के प्रति उसकी जान से मारने की मंशा बेहद प्रबल थी। उसे लगा कि उसकी इस हालत का कारण मिंग चेंग द्वारा सार्वजनिक रूप से पराजित होना और बेरहमी से अपमानित होना, सब कुछ लू मिंग की वजह से था। अगर लू मिंग ने बाय लॉन्ग को चोट न पहुंचाई होती, तो वह लू मिंग के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए पृथ्वी की इयोन गुफा में नहीं जाता। वह मिंग शिखर को नुकसान नहीं पहुंचाता और मिंग शहर को यहां आकर्षित नहीं करता। इस समय उसने सारा दोष लू मिंग पर डाल दिया। लू मिंग को जान से मारने की उसकी इच्छा मिंग चेंग से भी अधिक प्रबल थी। धिक्कार है, इस बदमाश को मर जाना चाहिए। बैची दहाड़ उठी। सीनियर बाई, हम आपके लिए वो बच्चा लाए हैं जिसे आप चाहते थे। इसी समय लियू पोजी भीड़ से बाहर निकलकर बाई ची की ओर चल पड़ा। छोटे बदमाश, इधर आओ, घुटने टेक दो, सबके सामने 100 बार मेरे सामने सिर झुकाओ और अपनी गलती मान लो। जल्दी करो। बाई ची ने लू मिंग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। वो आज लू मिंग द्वारा झेली गई बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वह दूसरों को यह भी बताना चाहता था कि वह, बाई ची, अभी भी एक मजबूत इंसान है, एक ऐसा मजबूत इंसान जिसका हर कोई सम्मान करता है। लू मिंग के होठों पर अचानक एक ठंडी मुस्कान आ गई। वो बाई ची के विचारों को कैसे नहीं समझ पाया? वो उसके साथ नर्म संतरे जैसा व्यवहार कर रहा था, लेकिन क्या लू मिंग आसानी से दब जाने वाला व्यक्ति था? लू मिंग ने लापरवाही से एक कदम आगे बढ़ाया और बाय लॉन्ग की ओर देखा। क्या हुआ? क्या उस समय सबक मिलना ही काफी नहीं था? अब तुम फिर से दुर्व्यवहार सहना चाहते हो? बाय लॉन्ग के चेहरे पर एक भयावह भाव आ गया और उसने कहा, बच्चे, तुमने मेरे साथ जो किया है, मैं उसका 10 गुना बदला लूंगा। 10 बार, सिर्फ तुम्हारे साथ या तुम्हारे साथ, उस बड़े भाई के साथ जो अभी अभी आसानी से हार गया? लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और बाई ची की ओर एक नजर डाली। पल भर में बाई ची का चेहरा बदल गया। वह बेहद भयावह हो गया।
उसके चेहरे की मांसपेशियां कांपने लगी और उसकी आंखों में एक बेहद ठंडी, जानलेवा मंशा झलक रही थी। पहले तो उसने इस मामले को बहुत बड़ा अपमान समझा था, लेकिन लू मिंग ने अब भी इसे उठाया। यह सार्वजनिक रूप से उसका सामना करने का घाव था। भीड़ में से सिसकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। लू मिंग बहुत ही दुस्साहसी है। सार्वजनिक रूप से बाई ची से ऐसा कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब तो सब खत्म, सबने सोचा। लू मिंग का तो काम तमाम हो गया। बाई ची उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जैसा कि उम्मीद थी, बाई ची का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने लू मिंग की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, छोटे कमीने, अगर आज मैंने तुम्हारी सारी हड्डियां नहीं तोड़ी तो मुझे बाई ची नहीं कहा जाएगा। मुझे बेवकूफ कह दो, कहना तो आसान है ना? और यह बात तुम पर भी खूब जचती है। लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो मौत को बुला रहे हो। बाई ची अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो दहाड़ा और लू मिंग पर झपटा। सफेद सांप ड्रैगन ताड़। बाई ची ने हमला करते ही अपनी अंतिम चाल का इस्तेमाल किया। एक विशालकाय सफेद ड्रैगन दहाड़ा और लू मिंग पर झपटा। एक तीव्र आभा निकली और पूरे क्षेत्र में फैल गई। कई लोगों ने इस भयावह दबाव को महसूस किया और चेहरे के भावों में बदलाव के साथ पीछे हट गए। हालांकि मिंग चेंग ने बाई ची को हरा दिया था, लेकिन उसे गंभीर चोट नहीं आई थी। उसकी ताकत कम नहीं हुई थी और वो अब भी बेहद खूंखार था। सभी लोग चौंक गए। वे सब जानते थे कि बाई ची की मिंग चेंग से आसानी से हार का कारण बाई ची की कमजोरी नहीं, बल्कि मिंग चेंग की अत्यधिक शक्ति थी। वो बदमाश एक ही मुक्के से मांस का पाई तो नहीं बन जाएगा, है ना? कई लोगों के मन में यही विचार आया। छोटे मोटे करतब। लू मिंग के मुख से एक धीमी सी आवाज निकली। फिर लू मिंग का हाथ चमक उठा और एक लंबा भाला प्रकट हुआ। उसने भाले से वार किया। टकराना। लंबे भाले ने श्वेत अजगर पर प्रहार किया और उसे सीधे टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। बाई ची ने दबी हुई आह भरी और उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अपने शरीर को स्थिर करने से पहले ही वो तेजी से 10 कदम से अधिक पीछे हट गया। ये दृश्य देखकर भीड़ स्तब्ध रह गई। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो पीछे हट गया। लू मिंग की एक चाल के बाद व्हाइट स्कारलेट निवास भी पीछे हट गया। ये कैसे संभव था? उनमें से कुछ ने तो अपनी आंखें जोर से मल ली। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत देख लिया है। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पाम क्या है? मुझे लगता है ये कीट ट्रांसफॉर्मेशन पाम जैसा कुछ है। लू मिंग ने उदासीनता से कहा, तुम मेरी चाल मानो। बाई ची इतना क्रोधित था कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। वो दहाड़ता हुआ लू मिंग पर झपटने लगा। सफेद नाग ड्रैगन ताड़ का पेड़। एक ताड़ का पेड़ 10 ड्रैगन में बदल जाता है। बाई ची ने लगातार अपनी हथेलियों से प्रहार किया और मिंग चेंग के साथ भयंकर युद्ध में इस्तेमाल की गई अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का प्रयोग किया। मैं तुम्हें 3 चालों में हरा दूंगा। लू मिंग ने एक लंबी चीख निकाली और हाथ के इशारे से उसके हाथ में दानव को वश में करने वाला भाला प्रकट हो गया। वूश वूश। लू मिंग ने अपना भाला आगे बढ़ाया और दानव वश में करने वाला भाला 10 भाले की छायाओं में बदल गया। यह इतनी तेजी से हुआ मानो आकाश में 10 बिजली चमक उठी हो। उसके बाद आकाश में 10 जोरदार धमाके हुए। बाई ची द्वारा उत्पन्न किए गए 10 विशालकाय सफेद ड्रैगन को लू मिंग ने पराजित कर दिया। ये पहली चाल है। अब दूसरी चाल। भीड़ के चौंकने से पहले ही लू मिंग ने तुरंत अपनी दूसरी चाल चल दी। वूश। घोर काले रंग का दानव वश में करने वाला भाला हवा को चीरता हुआ निकला और पलक झपकते ही बाई ची की ओर बढ़ गया। बहुत तेज, ये बहुत तेज है। बाई ची भय से चिल्ला उठा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पलक झपकते ही दर्जनों हथेली के वार किए। उस भयानक शक्ति ने उसके सामने के पूरे क्षेत्र को घेर लिया। लेकिन छी, लू मिंग के लंबे भाले ने भेद दिया और हथेली की ताकत ध्वस्त हो गई। बाई ची के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया और उसने बेतहाशा अपने पिछले पैर से लात मारी। भन 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 भन। भीड़ से बाहर मिंग चेंग, मिंग जू और मिंग फैंग वापस लौटे और पूरी गति से उड़ते हुए आगे बढ़े। ये स्पष्ट था कि उन्होंने शोर सुना था और वे वापस लौट आए थे। ये तो बड़े भाई तियान्युन है। बड़े भाई तियान्युन बहुत ताकतवर है। उन्होंने तो बाई ची को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मिंग फैंग ने आश्चर्य से चिल्लाया। मिंगजू भी आश्चर्य से देख रही थी। मिंग चेन की आंखों में सदमे के भाव थे। तीसरी चाल। लू मिंग के मुंह से फिर एक धीमी सी आवाज निकली। वूश। तीसरा भाला आगे बढ़ाया गया। भाले की नोक हल्की हरी रोशनी से जगमगा रही थी। ये फुर्तीला, अलौकिक और बेहद तीखा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उस स्थान को छेद दिया गया हो और एक नीला निशान दिखाई दिया।
केवल निशान ही दिखाई दे रहे थे, बंदूक का कोई नामो निशान नहीं था। ये बहुत तेजी से हुआ। पुची, इससे पहले कि बाईची कोई प्रतिक्रिया कर पाता, लू मिंग के भाले की नोक उसके कंधे को भेद गई, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। उसे प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं मिला। आह आह, जब तक बाईची ने एक तीखी चीख नहीं निकाली, तब तक किसी को होश नहीं आया। हाँ हाँ, तुरंत ही सदमे से कराहने की आवाजें सुनाई देने लगी। 3 चालें, सचमुच 3 चालें। लू मिंग ने बाईची को जमीन पर कील से ठोक दिया। वो बहुत ही ताकतवर था, सचमुच बहुत ताकतवर। सबके दिलों में खुशी की लहर दौड़ रही थी। यहां तक कि एक मूर्ख भी यह बता सकता था कि लू मिंग के हाथों में बाईची के पास पलटवार करने का कोई तरीका नहीं था। ये युवक कहां से आया था? क्या उसकी ताकत बहुत ही भयावह नहीं थी? आज उन्होंने मिंग शहर में बाईची को 30 चालों में हरा दिया, जिससे सबको पता चल गया कि बाहरी महल के तथाकथित शीर्ष 10 विशेषज्ञ अजेय नहीं थे। बाहरी महल में कई छिपे हुए विशेषज्ञ थे। फिर लू मिंग का अगला कदम और भी ज्यादा नाटकीय था। उसने 3 ही चालों में बाईची को जमीन पर कील से ठोक दिया। इससे लोगों को और भी यकीन हो गया कि महल के बाहरी हिस्से में कई विशेषज्ञ छिपे हुए हैं। बल, ये तो बल है। उसने हवा के बल का प्रयोग किया। अचानक किसी ने चिल्लाया। बाहरी हॉल में विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने लू मिंग द्वारा प्रदर्शित हवा की शक्ति को पहचाना। लू मिंग ने सचमुच अभी अभी हवा की शक्ति का इस्तेमाल किया था। लू मिंग ने हवा की शक्ति का इस्तेमाल किया और उसके भाले की गति अत्यंत तीव्र थी। क्या ये तो सचमुच हवा की ताकत थी? वो इतना छोटा है और उसकी साधना अभी सिर्फ महान मार्शल मास्टर स्तर पर है, लेकिन उसने अभी से ही बल को समझ लिया है। भयानक, प्रतिभाशाली, अद्वितीय प्रतिभावान। 5 महान संप्रदायों में भी वो एक दुर्लभ अद्वितीय प्रतिभावान है। आसपास गर्मागर्म बहस छिड़ गई। सभी लोग लू मिंग को हैरानी से देख रहे थे। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। हवा की शक्ति को तो उसने कुछ समय पहले ही समझा था। अगर सबको पता चल जाए कि उसने आग की शक्ति को भी समझ लिया है और उसमें उसे थोड़ी बहुत सफलता भी मिल चुकी है, तो कौन जाने कितना बड़ा झटका लगेगा। बल, क्या बड़े भाई तियान्युन ने वास्तव में बल को समझ लिया है? भीड़ में मिंग फैंग का मुंह सदमे से खुला रह गया था। दूसरी बहन, छोटा भाई, क्या ये वही तियान्युन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? ये तो वाकई में बहुत प्रतिभाशाली है। हाँ हाँ, मैं भविष्य में उससे मुकाबला करने के लिए जरूर मिलूंगा। मिंग चेंग मुस्कुराया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हुआ? ये नामुमकिन है, नामुमकिन। बाय लॉन्ग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास भरा था और वह अपने आप से बुदबुदा रहा था, मानो वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हो। कुछ भी असंभव नहीं है। इतने सारे प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ हैं। आप और आपका भाई क्या कर सकते हैं? लू मिंग ने उदासीनता से कहा। उन्होंने वास्तव में बाईची जैसी प्रतिभा को अपनी नजरों में नहीं रखा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि बाईची रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में होता तो उसकी प्रतिभा का स्तर कांस्य सूची में शीर्ष 10 के बराबर होता। अपनी वर्तमान युद्ध क्षमता के साथ उसके लिए अपने से कई स्तर ऊपर के इस प्रतिभावान व्यक्ति से लड़ना मुश्किल नहीं था। आह, बाईची दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा। उसकी आंखों में अपमान का भाव झलक रहा था। तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मुझमें एक खूबी है, और वो ये है कि दूसरों की हर शरारत का मैं जवाब देता हूं। अभी अभी तो तुमने मेरी सारी हड्डियां तोड़ने की धमकी दी थी। हाँ हाँ। लू मिंग खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी ठंडी थी कि लोगों को कपकपी महसूस हो। बाईची की आंखों में भय भर आया और वो चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत करो। भन भन, लू मिंग की हथेली कांप उठी और लंबा भाला हिल गया। भाले से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली और बाईची के शरीर में समा गई। काका, बाईची के शरीर से सेम तलने की आवाज आ रही थी। बाईची ने एक तीखी चीख मारी। लू मिंग ने पल भर में उसके शरीर की सारी हड्डियां चूर चूर कर दी। सभी लोग चौंक गए और फिर उनकी पीठ में एक कपकपी दौड़ गई। वो बेहद निर्दयी था। लू मिंग ने सचमुच बाईची की हड्डियां तोड़ दी थीं। हालांकि बड़ी संख्या में लोग लू मिंग से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने उनकी सराहना की। मार्शल आर्टिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए। लू मिंग की आंखें शांत थीं और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इसे करने में असमर्थ है। अगर वह आज हार जाता है और बाईची के हाथों में पड़ जाता है, तो बाईची निश्चित रूप से उसकी हड्डियां तोड़ देगा। यदि वह निर्दयी न होता, तो दूसरे उसके प्रति निर्दयी हो जाते। इस दुनिया में कमजोर ही बलवानों का शिकार होते हैं। बड़ा बड़ा भाई,
एक तरफ बाय लॉन का शरीर लगातार कांप रहा था। उसका चेहरा पीला और बेजान था और उसकी आवाज भी कांप रही थी। लू मिंग की निगाहें उस पर घूम पड़ी। बाय लॉन चिल्लाया, नहीं, और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। भाड़ में जाओ, लू मिंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। बाय लॉन का शरीर कांप उठा और वो संघर्ष करते हुए उठने लगा और बाहर भागने की कोशिश करने लगा। वापस यहाँ आओ और अपने बड़े भाई को यहाँ से ले जाओ, लू मिंग ने फटकार लगाए। बाय लॉन्ग जल्दी से वापस भागा, बाय ची को सहारा दिया और लड़खड़ाते हुए दूर चला गया। बड़े भाई तियान्युन, आप सचमुच बहुत अद्भुत है। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। इसी क्षण मिंग फैंग चिल्लाया और भीड़ को चीरता हुआ लू मिंग की ओर दौड़ा। उसके पीछे मिंगजू और मिंग चेंग भी थे। मिंग फैंग, बाइची के हाथों तुम्हें जो चोट लगी उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, लू मिंग ने कहा। इसके लिए आप बड़े भाई तियान्युन को कैसे दोष दे सकते हैं? बात बस इतनी है कि मेरी साधना शक्ति बहुत कमजोर है। इसके अलावा क्या बड़े भाई तियान्युन ने आज बाइची को कड़ा सबक नहीं सिखाया और मेरा साथ नहीं दिया? मिंग फैंग ने कहा। खांसी। मिंग फैंग के पीछे मिंग चेंग ने कुछ बार खांसा। अरे बिल्कुल, मेरे प्यारे बड़े भाई ने भी बाइची को सबक सिखाया और मुझे अपना गुस्सा निकालने में मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। मिंग फैंग की निगाहें घूमी और वह झट से मुस्कुराया। कमीने, मिंग चेंग हंसा और उसे डांटा। फिर उसने लू मिंग की ओर देखा, मुट्ठी बांधी और कहा, मैं मिंग चेंग हूँ, मिंग जू और मिंग फैंग का बड़ा भाई। मैंने अभी अभी उन दोनों को तुम्हारे बारे में बात करते सुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई तियान्युन इतने अद्वितीय प्रतिभाशाली होंगे। मैं सचमुच तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। भाई मिंग बहुत दयालु है, मैं तो बस भाग्यशाली था, लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई तियान्युन को इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम किसी और दिन एक मुकाबला करें? मिंग चेंग ने उम्मीद भरी निगाहों से लू मिंग की ओर देखा। मिंग जू और मिंग फैंग ने एक ऐसा भाव प्रकट किया जिससे लगा कि वे कह रहे हैं जैसा कि उम्मीद थी। जरूर, लू मिंग ने इनकार नहीं किया। वाह, बहुत बढ़िया, हाँ। मिंग चेंग हंस पड़ा। चलो चलते हैं, किस्मत की बात है कि आज भाई तियान्युन से मिलने का मौका मिला। चलो खूब पीते हैं, मेरी तरफ से दावत है। मिंग चेंग हंस पड़ा। लू मिंग ने उसे अस्वीकार नहीं किया। शाही राजधानी में और दोस्त बनाना हमेशा अच्छा होता है। उनमें से कुछ लोगों ने एक रेस्तरां ढूंढा और खूब शराब पी। जब वे लौटे तो रात काफी हो चुकी थी। रात शांतिपूर्ण ढंग से गुजरी। अगली सुबह एक बूढ़ा आदमी लू मिंग के छात्रावास में आया। तियान्युन, मेरे छोटे स्वामी आपसे मिलना चाहते हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। आपका युवा स्वामी? लू मिंग स्तब्ध रह गया। उसे कौन आमंत्रित करेगा? क्या वो जनरल स्टोर्स हॉल का कोई और छात्र हो सकता है? लू मिंग ने भौहें चढ़ाई और मना करना चाहा। युवा स्वामी तियान्युन, आपको इतनी जल्दी उसे अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे युवा स्वामी ने कहा कि वह आपका पुराना दोस्त है, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई पुराना दोस्त? लू मिंग तो और भी ज्यादा हैरान था। राजधानी में उनके कोई पुराने दोस्त नहीं थे। अचानक लू मिंग को हुआ ची नाम के एक व्यक्ति की याद आई। हालांकि वो फिलहाल भेष बदलकर रह रहा था और उसने अपना नाम बदलकर तियान्युन रख लिया था। भला वो हुआ ची कैसे हो सकता है? लू मिंग बहुत जिज्ञासु था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लू मिंग ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। कृपया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुरा दिया। लू मिंग और बुजुर्ग जनरल स्टार हॉल से बाहर निकले। प्रवेश द्वार पर पहले से ही एक आलीशान गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। रथ में बैठा घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं था, बल्कि एक बाढ़ के देवता का घोड़ा था। उसका शरीर बलवान था, सिर पर एक सींग था और उसका पूरा शरीर शल्कों से ढका हुआ था। किंवदंती के अनुसार बाढ़ के ड्रैगन के घोड़े में बाढ़ के ड्रैगन का वंश था और वह एक दिन में 1,00,000 ली की दूरी तय कर सकता था। यह एक अत्यंत मूल्यवान सवारी थी। लेकिन इस गाड़ी को 3 वाइन घोड़े खींच रहे थे। गाड़ी का मालिक निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। गाड़ी में सवार होते ही कोचवान चिल्लाया और गाड़ी बवंडर की तरह तेजी से आगे बढ़ गई। लू मिंग गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी बहुत स्थिर थी और उसे जरा भी झटके महसूस नहीं हुए। बूढ़ा आदमी लू मिंग के सामने बैठ गया और एक शब्द भी नहीं बोला। उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में गाड़ी रुक गई। हम यहाँ हैं, युवा स्वामी तियान्युन, कृपया। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। लू मिंग ने सिर हिलाया और गाड़ी से उतर गया। हालांकि सामने का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गया। वे एक चौड़े चौक पर रुके। चौक में कई गाड़ियां खड़ी थीं। हर गाड़ी बेहद आलीशान थी
और उनमें से अधिकतर दुर्लभ जानवरों द्वारा खींची जा रही थी। चौक के सामने एक बहुत ही भव्य इमारत थी जिसकी ऊंची दीवारें देखने में बेहद खूबसूरत थीं। बख्तरबंद सैनिकों की कतारें ऊंची दीवार और द्वार पर गश्त कर रही थीं। प्रत्येक सैनिक से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। ये शाही महल है। लू मिंग की आंखें झपकी और वो थोड़ा चौंक गया। युवा स्वामी तियान्युन, कृपया, बूढ़े आदमी ने हाथ उठाकर कहा। तुम्हारा युवा स्वामी कौन है? लू मिंग ने भौहें चढ़ाकर दोबारा पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे युवा स्वामी तियान्युन से नहीं छिपाऊंगा। मेरे युवा स्वामी 8वें राजकुमार है। 8वां राजकुमार? लू मिंग दंग रह गया। वो 8वें राजकुमार को नहीं जानता था। युवा स्वामी तियान्युन, कृपया, बूढ़े आदमी ने फिर कहा। ठीक है। लू मिंग को एक विचार आया और फिर उसने कहा, चाहे वो 8वां राजकुमार था या नहीं, लू मिंग डरपोक व्यक्ति नहीं था। वो बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे चला और आसानी से महल के द्वार से अंदर चला गया। शाही महल बहुत बड़ा था और उसमें अनगिनत मंडप और शिवालय थे। लोहे के कवच पहने पहरेदार लगातार गश्त लगा रहे थे और कड़ी निगरानी रख रहे थे। लू मिंग को यह भी हल्का सा आभास हो रहा था कि उसके भीतर कई शक्तिशाली आभाएं छिपी हुई हैं। वे सोए हुए असली ड्रैगन की तरह थी। एक बार जब वे फट पड़ेंगी तो ये बेहद भयानक होगा। लू मिंग का दिल कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि शाही परिवार उतना कमजोर नहीं था जितना अफवाहें कहती थीं। वे अब भी बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। उस बूढ़े व्यक्ति का पीछा करते हुए उन्होंने कई मोड़ लिए और काफी देर बाद वे एक आंगन में पहुंचे। आंगन बहुत बड़ा था जिसमें सैकड़ों फूल पूरी तरह खिले हुए थे और फूलों की सुगंध नाक को व्याकुल कर रही थी। आंगन के बीचों बीच एक छोटी सी झील थी। उसका पानी दर्पण की तरह साफ था। झील के किनारे एक मंडप था। इस समय मंडप में जैड की मेज पर कुछ बेहतरीन व्यंजन और शराब रखी हुई थी। मंडप में बैंगनी रंग का ड्रैगन वाला वस्त्र और जैड की बेल्ट पहने एक दुबली पतली आकृति खड़ी थी। उसने अपने हाथ पीठ पीछे कर लिए और लू मिंग और बाकी लोगों की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। वो छोटी झील को देखता हुआ गहरे चिंतन में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। बूढ़ा व्यक्ति उस आकृति के पास आया और झुककर बोला, महामहिम, युवा स्वामी तियान्युन आ गए हैं। वो आकृति थोड़ी हिली, मानो उसने प्रतिक्रिया दी हो, और फिर धीरे धीरे मुड़ गई। उस व्यक्ति का चेहरा देखकर लू मिंग की आंखें सिकुड़ गईं। हुआची। यह व्यक्ति वास्तव में हुआची था। हुआची 8वां राजकुमार था। क्या वर्तमान शाही परिवार में हुआ उपनाम नहीं था? हालांकि दुनिया में हुआ उपनाम वाले इतने सारे लोग थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआची शाही परिवार का सदस्य होगा, और वह भी 8वां राजकुमार। लू मिंग, बहुत दिनों बाद मिले, 8वें राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। लू मिंग दंग रह गया। फिर उसने मुट्ठी बांधकर कहा, 8वें राजकुमार, मुझे खेद है कि आप गलत व्यक्ति से मिले हैं। मेरा नाम तियान्युन है, लू मिंग नहीं। कल जब तुमने बाई ची से लड़ाई की थी, मैं वहीं थी। लू मिंग, तुम दूसरों को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, हुआची ने मुस्कुराते हुए कहा। विशेषकर युद्ध के दौरान आपका स्वभाव, दूसरे लोग इसका अनुकरण कैसे कर सकते हैं? लू मिंग ने कड़वी मुस्कान दी। हालांकि उसने अपना रूप बदल लिया था, लेकिन हुआची उसके हावभाव और आवाज से पूरी तरह परिचित थी, इसलिए इसे छिपाना स्वाभाविक रूप से मुश्किल था। कचाची लू मिंग का शरीर हिल गया और हड्डियों का कवच भी अपनी मूल आकृति में लौट आया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर अपना चेहरा पोंछा, जिससे उसका सुंदर चेहरा सामने आ गया। हुआची, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जलते सूरज साम्राज्य के 8वें राजकुमार होगे। लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर वह 8वां राजकुमार है? हुआची ने आह भरी। फिर उसने हाथ हिलाते हुए कहा, लू मिंग, आओ, बैठो, चलो कुछ पीते हैं। वे दोनों आमने सामने बैठे थे। हुआची ने लू मिंग के लिए शराब डाली। लू मिंग ने औपचारिकता नहीं बरती और एक ही घूंट में पेय समाप्त कर दिया। लू मिंग, मैंने तुम्हारी स्थिति के बारे में सुना है। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय वाकई निराशाजनक है। हुआची ने अपना प्याला खाली किया और आह भरी। हाँ, निराश होने की क्या बात है। मैं दुआनमू परिवार का जल्द ही सफाया कर दूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम 8वें राजकुमार हो। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में क्यों आए हो। लू मिंग हंसते हुए बोला, क्या? हुआची चुप रहा। काफी देर बाद उसने आह भरी। लू मिंग, मुझे यकीन है कि आप शाही परिवार के इतिहास और वर्तमान स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, है ना? हुआची ने कहा। लू मिंग ने सिर हिलाया। बनिंग सन राजपरिवार इतना शक्तिशाली हुआ करता था कि 5 महान संप्रदायों को भी राजपरिवार के सामने कांपना पड़ता था।
ये खेदजनक है कि राजपरिवार में आंतरिक कलह के कारण उनकी शक्ति काफी कम हो गई। कई संप्रदाय उभर आए, विशेषकर 10 दिशाओं का तलवार संप्रदाय, जिनकी महत्वाकांक्षाएं अत्यधिक लालची थीं। उन्होंने पूर्व सम्राट पर कब्जा कर लिया और सम्राट का इस्तेमाल अपने अधीन सामंतों को आदेश देने के लिए किया। रूढ़िवादी वंश के नाम पर उन्होंने विश्व पर शासन किया। यही कारण है कि वे इतनी तेजी से उभरे और लगातार शक्तिशाली होते गए। पिछले 800 वर्षों में उन्होंने जलते सूर्य साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और सबसे शक्तिशाली संप्रदाय बन गए। लेकिन राजपरिवार ही वैध है। हम 10 दिशाओं के तलवार स्कूल जैसे नीच संप्रदाय के नियंत्रण में नहीं रह सकते। जब उसने ये कहा तो हुआ ची की आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई। यह एक प्रकार का हठ और दृढ़ विश्वास था। लेकिन कुछ देर बाद ही उसने आह भरी और कहा, यह अफसोस की बात है कि धधकते सूरज के साम्राज्य के नागरिक केवल 5 प्रमुख संप्रदायों के बारे में ही जानते हैं। लगभग सभी प्रतिभाशाली लोगों को 5 प्रमुख संप्रदायों द्वारा भर्ती कर लिया गया है। तो क्या शाही परिवार ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से जनरल स्टोर्स हॉल की स्थापना की थी? लू मिन की आंखों में एक चमक आई और उसने पूछा, बुरा नहीं, हुआ ची ने जवाब दिया। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। क्या 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल को ये बात पता नहीं है? लू मिंग ने पूछा। बेशक 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल को पता है, लेकिन शायद उन्हें परवाह नहीं है और वे इसे बेकार समझते हैं। एक और कारण है, शाही परिवार से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। 10 दिशाओं वाली तलवारबाजी की संस्था हद से ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करती। हुआ ची ने कहा, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करोगे। 10 दिशाओं वाली तलवार स्कूल की मौजूदा ताकत को देखते हुए उनके लिए शाही परिवार को नष्ट करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? लू मिंग ने पूछा। जब से वो शाही शहर आया था, तब से उसे यह महसूस हो रहा था कि शाही परिवार और 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल के बीच का संबंध बहुत ही सूक्ष्म था। उस पौराणिक 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल के विपरीत जो शाही परिवार को पूरी तरह से नियंत्रित करता था। 10 दिशाओं के तलवार स्कूल के पास शक्ति तो है, लेकिन वे साहस नहीं दिखाते। भले ही राजपरिवार का पतन हो गया हो, हम अब भी रूढ़िवादी हैं। यदि 10 दिशाओं का तलवार स्कूल राजपरिवार का सफाया कर देता है, तो अन्य 4 महान संप्रदाय एकजुट होकर हम पर हमला करेंगे। ये कहना दुखद है कि 10 दिशाओं का तलवार स्कूल राजपरिवार से नहीं, बल्कि अन्य 4 महान संप्रदायों से डरता है। हुआ ची ने आह भरी। लू मिन का दिल जोर से धड़कने लगा। तो बात ये थी। हालांकि 10 दिशाओं के तलवार स्कूल में भेड़िए जैसी महत्वाकांक्षा है। वे शाही परिवार में अपने लोगों का समर्थन करते हुए धीरे धीरे शाही परिवार के प्रतिरोध को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में वे शाही परिवार पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेंगे। तब तक शाही परिवार की हर चीज वास्तव में 10 दिशाओं के तलवार स्कूल की हो जाएगी। अब राजपरिवार 2 गुटों में बंट गया है। एक गुट प्रतिरोध करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जबकि दूसरा गुट 10 दिशाओं वाली तलवारबाजी की विद्या पर निर्भर रहना चाहता है। ये बात विशेष रूप से स्वर्गीय राजा के दमन के संदर्भ में सच है। हुआ ची ने दांत पीसते हुए कहा। लू मिन चुपचाप सुनता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इनके बीच इतने सारे रहस्य छिपे होंगे। हुआ ची को उस पर स्पष्ट रूप से भरोसा था, इसीलिए उसने उसे इतने सारे रहस्य बताए थे। मैं पहले रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में शामिल होना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या मैं उनकी शक्ति का उपयोग करके 10 दिशाओं वाले तलवार संप्रदाय से लड़ सकता हूं। अब ऐसा लगता है कि यह तरीका बिल्कुल भी संभव नहीं है। बेहतर होगा कि मैं शाही शहर में ही रहूं और अपनी शक्ति बढ़ाऊं। लू मिंग, मेरी एक विनती है, आशा है आप मान जाएंगे। हुआ ची ने अचानक लू मिंग को प्रणाम किया। आप क्या कर रहे हो? लू मिंग ने अपना हाथ हिलाया और ऊर्जा का एक प्रवाह फूट पड़ा, जिससे कुंड ऊपर उठ गया। तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। लू मिंग ने कहा। लू मिंग, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। सर्वव्यापी तलवार स्कूल को नष्ट करने में मेरी मदद करो। हुआ ची की आंखों में आश्चर्यजनक रूप से घातक इरादा झलक रहा था। क्या मैं 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल को नष्ट करने में आपकी मदद करूं? लू मिंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी। लू मिंग, मैं जानता हूं कि तुम बेहद प्रतिभाशाली हो और पुरुषों में एक ड्रैगन हो। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में तुम जलते सूरज साम्राज्य जैसी छोटी जगह में नहीं फंसे रहोगे। तुम्हारे लिए आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा मंच है। मैं तुमसे राजपरिवार में शामिल होने के लिए नहीं कहूंगा। मैं बस यही आशा करता हूं कि भविष्य में जब तुम समृद्ध हो जाओगे तो मेरी मदद करोगे। हुआ ची ने कहा, ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं। लू मिंग ने एक पल के लिए सोचा। सबसे पहले तो हुआ ची उसका दोस्त था। इसके अलावा उनके पिता लू यूनटियन संभवतः 10 दिशाओं की तलवार संप्रदाय के कब्जे में थे। यदि यह सच था
तो वो और 10 दिशाओं की तलवार संप्रदाय कट्टर शत्रु बन जाएंगे। उन्हें देर सवेर एक दूसरे का सामना करना ही था, इसलिए हुआ ची के अनुरोध को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं था। बहुत बढ़िया, शानदार। हुआ ची बेहद प्रसन्न थी। उन्हें लू मिंग की प्रतिभा का भली भांति ज्ञान था। लू मिंग की शक्ति बढ़ती रही और भविष्य में वह मार्शल किंग बन सकता था। लू मिंग की मदद से बड़ी उपलब्धियां हासिल होने की संभावना थी। स्वाभाविक रूप से वह उत्साहित थे। हुआ ची ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक स्वर्ण पदक प्रकट हुआ। उसने इसे लू मिंग को देते हुए कहा, लू मिंग, अब तुम तारामंडल हॉल के सदस्य हो। इस प्रतीक चिन्ह के साथ तुम बिना किसी शुल्क के तारामंडल हॉल के 7 साधना केंद्रों में अपनी इच्छानुसार प्रवेश कर सकते हो और बाहर आ सकते हो। मैं अपनी इच्छा अनुसार 7 साधना स्थलों में प्रवेश कर सकता हूं और बाहर आ सकता हूं? लू मिंग की आंखें चमक उठी और उसने बिना किसी झिझक के सोने का टोकन ले लिया। और स्टार क्लस्टर हॉल क्या है? लू मिंग ने पूछा। हुआ ची के चेहरे पर मुस्कान थी और वह स्पष्ट रूप से बहुत खुश था। लू मिंग, जनरल स्टोर्स हॉल लगभग किसी को भी भर्ती कर लेता है। उनकी आवश्यकताएं बहुत कम है। बेशक वे बिना किसी कारण के ऐसा नहीं करेंगे। जब कोई व्यक्ति जनरल स्टार हॉल में प्रवेश करता है तो शाही परिवार उस पर नजर रखने और यह निर्धारित करने के लिए लोगों को भेजता है कि क्या वो 5 महान संप्रदायों में से एक है और क्या शाही परिवार उसका उपयोग कर सकता है। कई बार निरीक्षण करने के बाद हम पुष्टि करेंगे कि यह व्यक्ति शाही परिवार के लिए उपयोगी है और उसमें असाधारण प्रतिभा है। फिर हम उसे स्टार क्लस्टर हॉल में भर्ती करेंगे। तारामंडल हॉल जनरल स्टोर्स हॉल का केंद्र है और इसे शाही परिवार द्वारा पुनर्तः पोषित किया जाएगा। सीमा की रक्षा करने वाले कई महान सेनापति तारामंडल हॉल से आए हैं और वे 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल के विरुद्ध शाही परिवार का तुरुप का पत्ता भी है। इस बिंदु पर हुआ ची ने अपने होंठ सिकोड़े और आगे कहा, बेशक जनरल स्टार हॉल का भी एक केंद्र है और वो डार्क स्टार हॉल है। क्या डार्क स्टार हॉल शाही परिवार का है? लू मिंग को गहरा सदमा लगा। डार्क स्टार हॉल शैडो वुल्फ पवेलियन जितना ही प्रसिद्ध था और यह धधकते सूरज साम्राज्य के 4 प्रमुख हत्यारे संगठनों में से एक था। लू मिंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि डार्क स्टार हॉल वास्तव में शाही परिवार का होगा। लू मिंग, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा सर्वव्यापी तलवार संप्रदाय कोई बड़ा कदम उठा सकता है। हुआ ची ने कहा। स्वाभाविक रूप से मैं कुछ नहीं कहूंगा, लू मिंग ने कहा। दरअसल ब्लेजिंग सन एम्पायर के 4 प्रमुख हत्यारे संगठनों में से 2 को 10 डायरेक्शन स्वॉर्ड्स एक्ट द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। ये है ब्लड रेन टावर और शैडो वुल्फ पवेलियन। सबसे रहस्यमय अंडरवर्ल्ड किंग मैंशन को भी 10 डायरेक्शन स्वॉर्ड्स एक्ट द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनके पीछे कौन है। हुआ ची ने कहा, क्या शैडो वुल्फ पवेलियन 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल से संबंधित है? लू मिंग को गहरा सदमा लगा। दुआनमो परिवार ने उसे मारने के लिए शैडो वुल्फ पवेलियन से हत्यारों को भेजा था। उसने सोचा था कि शैडो वुल्फ पवेलियन रहस्यमयी तलवार संप्रदाय का समर्थन करता है। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें शिफोंग स्वॉर्ड स्कूल का समर्थन मिलेगा। दुआनमो परिवार 10 दिशाओं के तलवार स्कूल से संबंधित किसी व्यक्ति को कैसे स्थानांतरित कर सकता था? शायद शैडो वुल्फ पवेलियन भुगतान मिलने पर कुछ भी करने को तैयार हो, या शायद दुआनमो परिवार का शैडो वुल्फ पवेलियन के साथ कोई अस्पष्ट संबंध हो, या शायद 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय के साथ। लू मिंग, क्या तुमने कुछ पता लगाया है? हुआ ची ने पूछा। ये कुछ भी नहीं है। लू मिंग ने अपना सिर हिलाया और अपने अनुमान से सहमत नहीं हुआ। हुआ ची, मुझे भी एक मामले में आपकी मदद की जरूरत है। लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अचानक कहा, क्या बात है? जब तक मैं मदद कर सकती हूं मैं पूरी कोशिश करूंगी, हुआ ची ने कहा। मुझे एक व्यक्ति की जांच में आपकी मदद चाहिए। यह व्यक्ति मेरे पिता है। लू मिंग ने कुछ भी नहीं छिपाया और स्पष्ट किया कि लू यूनटियन संभवतः शाही राजधानी में है और सर्वव्यापी तलवार संप्रदाय के हाथों में है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसमें इतनी बड़ी गुप्त कहानी छिपी है। चिंता मत करो लू मिंग, मैं तुम्हारी जांच में पूरी मदद करूंगा। जब तक चाचा लू शाही शहर में है मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे शाही शहर को उलट पुलट करना पड़े। हुआ ची ने दृढ़ता से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ ची की मदद से लू मिंग ने चैन की सांस ली। आखिरकार उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। हुआ ची शाही परिवार का 8वां राजकुमार था और राजमहल में उसका काफी दबदबा था। उसकी मदद से काम करना उसके द्वारा एक दिशाहीन व्यक्ति की तरह छानबीन करने से 1000 गुना बेहतर होता। फिर उन दोनों ने शराब पी और बातें की। 3 राउंड ड्रिंक्स के बाद लू मिंग ने बहुत जल्दी हुआ ची को विदाई दी।
लू मिंग, मैं तुम्हें एक बात बताना लगभग भूल ही गया था। 2 महीने में शाही परिवार और सर्वव्यापी तलवार संप्रदाय मिलकर एक लोक खोलेंगे जिसके भीतर छिपे खजाने और संसाधनों को इकट्ठा किया जाएगा। वहां तुम्हें ऐसे खजाने मिलेंगे जो दूसरी वंश परंपरा को जागृत करने में बहुत सहायक होंगे। हुआची ने अचानक कहा, एक ऐसा खजाना जो आपकी दूसरी वंश परंपरा को जागृत करने में मदद कर सकता है? बिल्कुल, हम जा रहे हैं। लू मिंग की आंखें चमक उठी। दूसरी वंश परंपरा का जागरण अत्यंत महत्वपूर्ण था। दूसरी वंश परंपरा के जागरण में सहायक कोई भी खजाना अनछुआ नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, असल में तुमने बाइची को हरा दिया है, इसलिए तुम्हें निश्चित रूप से जगह मिल जाएगी। हुआची ने मुस्कुराते हुए कहा। लू मिंग ने विदा ली और जनरल स्टोर्स हॉल में लौटने से पहले तियान्युन के रूप में वापस आ गया। मुझे उम्मीद है कि मुझे पिताजी के बारे में जल्द से जल्द खबर मिल जाएगी। लू मिंग पलंग पर पालथी मारकर बिस्तर पर बैठा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे अस्पष्ट सी अनुभूति थी कि यद्यपि धधकते सूरज का साम्राज्य इस समय शांत प्रतीत हो रहा था, पर भीतर ही भीतर कुछ हलचल मची हुई थी। विभिन्न पक्षों के बीच विवाद चल रहे थे और वह नहीं जानता था कि वे कब भड़क उठेंगे। उसे जल्द से जल्द लू यूनटियन को ढूंढना था। उसे अपनी ताकत भी बढ़ानी पड़ी। अगली सुबह लू मिंग कमरे से बाहर निकल गया। इस बार उसका निशाना गॉडविंड वैली था। अगर वो 2 महीने बाद उस आयाम में प्रवेश करता तो उसका सामना सर्वव्यापी तलवारबाजी स्कूल के शीर्ष प्रतिभावानों से अवश्य होता। उसे अपनी शक्ति को जल्द से जल्द सुधारना होगा। लेकिन अब भी अग्नि शक्ति के गहन स्तर तक पहुंचने में उसे काफी लंबा सफर तय करना था। 2 महीने का समय बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था, भले ही वो धरती की गुफा में साधना करता। हवा की शक्ति को पूरी तरह से समझना बेहतर था। यदि हवा की शक्ति से थोड़ी भी सफलता मिल जाती तो थोड़े ही समय में उसकी युद्ध क्षमता में तेजी से वृद्धि हो जाती। गॉडविंड वैली जनरल स्टार हॉल के उत्तर में स्थित एक विशाल घाटी थी। जी हाँ, यह कोई घाटी नहीं थी, बल्कि घाटियों का एक समूह था। उनमें से घाटियां घनी आबादी वाली और एक दूसरे को काटती हुई थीं, और ऐसी घाटियां बहुत सारी थीं। यदि कोई आकाश से नीचे की ओर देखे तो उसे ऐसा प्रतीत होगा कि इन घाटियों का निर्माण किसी अद्वितीय विशेषज्ञ ने ताबड़तोड़ वार करके किया हो। इन घाटियों में हवा सीटी बजाती थी और बवंडर आते थे। कुछ बवंडर तो स्टील को भी टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। ये बेहद भयानक था। हालांकि ये हवा से संबंधित मार्शल तकनीकों को विकसित करने और यहां तक कि हवा की शक्ति को समझने के लिए भी सबसे अच्छी जगह थी। जब लू मिंग दिव्य पवन घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसे तेज हवा की सीटी की आवाज सुनाई दी। लू मिंग अकेला नहीं था जो आया था। उसी समय कुछ अन्य युवक भी वहां मौजूद थे। गॉडविंड वैली में साधना करने के लिए प्रतिदिन 10 आध्यात्मिक क्रिस्टल प्राप्त करने होते हैं। इसके लिए आपको कुछ दिनों के लिए वहां जाना होगा। गॉडविंड वैली के प्रवेश द्वार पर एक बलवान व्यक्ति ने एक युवक को देखा और ठंडे स्वर में कहा, एक दिन के लिए 10 आध्यात्मिक क्रिस्टल, क्या ये बहुत महंगा नहीं है? युवक चिल्लाया, अगर आपको लगता है कि यह महंगा है तो जल्दी से चले जाइए। किसी ने भी आपसे यहाँ खेती करने के लिए विनती नहीं की थी। बलवान व्यक्ति ने युवक की ओर ठंडी निगाहों से देखा, फिर उसे नजरअंदाज करते हुए दूसरों की ओर देखने लगा। बाकियों के पास अपने आध्यात्मिक क्रिस्टल निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे 10 दिनों तक साधना करनी होगी। एक युवक ने 100 आध्यात्मिक क्रिस्टल निकाले और उन्हें उस बलवान व्यक्ति को सौंप दिया। मैं आधा महीना लूंगा, नहीं, मैं 10 दिन लूंगा। दूसरे युवक ने पीड़ा भरे भाव से 100 आध्यात्मिक क्रिस्टल निकाले। उस बलवान व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया। उसने उन्हें एक एक करके नोट किया और दर्ज किया। आपका क्या ख्याल है, आपको कितने दिन चाहिए? उस बलवान व्यक्ति ने लू मिंग की ओर देखा। ये देखो, लू मिंग ने अपना हाथ हिलाया और हुआ ची द्वारा दिया गया सुनहरा प्रतीक प्रकट हो गया। बलवान व्यक्ति के चेहरे पर सुनहरा चिन्ह देखते ही भाव बदल गया। उसने हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अंदर आइए। आपको कोई आध्यात्मिक रत्न देने की आवश्यकता नहीं है। आप जितनी देर चाहें साधना कर सकते हैं। लू मिंग ने टोकन को अपने पास रखा और मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि यह टोकन वाकई उपयोगी है। 1 मिनट रुकिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो आध्यात्मिक क्रिस्टल का इस्तेमाल किए बिना कैसे प्रवेश कर सकता है? और वो जितनी देर चाहे साधना कर सकता है, ये तो ठीक नहीं है। एक युवक चिल्लाया, चुप रहो। बलवान व्यक्ति ने ठंडी सांस ली और उसके शरीर से एक विशाल आभा निकली। उसने युवक को घूरते हुए कहा, क्या तुमने उसका प्रतीक चिन्ह नहीं देखा? इस प्रतीक चिन्ह से ही उसका रुतबा तुमसे 10 गुना या 100 गुना ज्यादा है। और मेरे सामने निष्पक्षता की बात मत करो। ये दुनिया कभी निष्पक्ष नहीं रही।
यहाँ सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो चुप रहो। बलवान बलवान व्यक्ति ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, जिससे वहां मौजूद कुछ युवकों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वे चुप हो गए और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे ईर्ष्या भरी निगाहों से लू मिंग को देखने लगे। लू मिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपनी नाक छुई। वो पवित्र पवन घाटी की ओर चल पड़ा। हु जैसे ही उसने दिव्य पवन घाटी में प्रवेश किया, उसे एक भयानक सीटी की आवाज सुनाई दी। तेज हवा के झोंके उसके चेहरे से टकराए और लू मिंग का शरीर लगभग उड़ ही गया। लू मिंग ने अपनी ऊर्जा का संचार किया और उसके शरीर पर एक प्रकाश चमक उठा। उसका शरीर पहाड़ की तरह स्थिर हो गया। हवा कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो जरा भी नहीं हिल रहा था। हम अभी अभी घाटी में दाखिल हुए हैं, फिर भी इतनी तेज हवा चल रही है। ये जगह वाकई हवा से जुड़ी मार्शल कलाओं को विकसित करने और हवा की ताकत को समझने के लिए बहुत अच्छी है। वह रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा। जल्द ही वे घाटी के अंत तक पहुंच गए। बाईं और दाईं ओर दो दो घाटियां थीं और हवा और भी तेज चल रही थी। बिना सोचे समझे लू मिंग ने उस तरफ का चुनाव किया जहां हवा सबसे तेज चल रही थी और चलने लगा। बस इसी तरह लू मिंग बाएं और दाएं मुड़ता हुआ 7-8 घाटियों से होकर गुजरा। यहां हवा इतनी तेज थी कि पहले से ही बहुत डर लग रहा था। तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे हवा में हवा के ब्लेड जैसे आकार बन गए थे। हवा के झोंके चाकुओं की तरह थे, जो लगातार लू मिंग की सुरक्षात्मक वास्तविक ऊर्जा पर प्रहार कर रहे थे, जिससे लहरों की तरंगें उत्पन्न हो रही थीं। ये कितनी भयानक पवन शक्ति है! यहाँ की पवन शक्ति प्रथम श्रेणी के मास्टर के पूर्ण बल के हमले के बराबर है। असंख्य पवन ब्लेड प्रथम श्रेणी के कुशल मार्शल आर्टिस्टों के एक बड़े समूह की तरह थे जो लगातार लू मिंग पर हमला कर रहे थे। लू मिंग के शरीर में मौजूद आवश्यक ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। मैं यहाँ न केवल हवा की ताकत को समझ सकता हूँ, बल्कि आधी मेहनत से ही प्राचीन ढाल तकनीक का अभ्यास भी कर सकता हूँ। लू मिंग की आंखें चमक उठी। फिर उसके सामने दो प्राचीन ढालें बन गईं। क्लैंग क्लैंग, हवा के झोंके लगातार ढाल पर बरसते रहे, लेकिन ढाल जरा भी नहीं हिली। ये काफी शक्तिशाली नहीं है। और गहराई में जाओ। लू मिंग आगे बढ़ता रहा और हवा के ब्लेडों की शक्ति बढ़ती गई। ये द्वितीय श्रेणी के मास्टर क्षेत्र के पूर्ण बलपूर्वक हमले के बराबर था, जिसके बाद तृतीय श्रेणी के मास्टर क्षेत्र और चतुर्थ श्रेणी के मास्टर क्षेत्र का हमला हुआ। लू मिंग द्वारा 10 से अधिक घाटियों को पार करने के बाद यहाँ की पवन किरणों की शक्ति प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमास्टर के पूर्ण बल से किए गए हमले के बराबर हो गई थी। प्रथम श्रेणी के महान मार्शल मास्टर के स्तर के बराबर का हमला भयावह था, यहाँ तक कि इस्पात भी पल भर में टुकड़े टुकड़े हो जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ केवल एक या दो पवन ब्लेड नहीं थे, वे घनी तरह से पैक थे और लगातार इस क्षेत्र पर प्रहार कर रहे थे। क्लैंग क्लैंग, हवा के झोंके प्राचीन ढाल से टकराए, जिससे धातु के टकराने की आवाजें और चिंगारियां उत्पन्न हुई। लू मिंग के सामने रखी प्राचीन ढाल कांपने लगी। विशेष रूप से चारों दिशाओं से आने वाली तेज हवाओं से बचाव के लिए दो प्राचीन ढालें पर्याप्त नहीं थीं। लू मिंग पूरी तरह से इसमें मग्न था। वह आसपास की हवा में होने वाले बदलावों को ध्यानपूर्वक महसूस करते हुए प्राचीन ढाल को ऊपर नीचे उड़ाकर तेज हवाओं को रोकने का प्रयास करता रहा। इसका अर्थ यह था कि लू मिंग प्राचीन ढाल कला का अभ्यास करने के साथ साथ हवा की शक्ति को भी समझ रहा था। इस तरह से खेती करने पर सुधार की गति आश्चर्यजनक थी। हालांकि लू मिंग की आवश्यक ची ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी। लू मिंग की मूल ऊर्जा आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक सघन थी। हालांकि 1 घंटे की साधना के बाद उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो इस तरह से खेती करना असंभव होता। उस स्थान से निकलने के बाद लू मिंग ने अपनी आवश्यक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करते हुए हथेली के तीनों प्रहारों को समझा। अपनी आवश्यक ऊर्जा ची के पुनः प्राप्त होने के बाद लू मिंग फिर से घाटी में प्रवेश कर गया और अपनी उच्च तीव्रता वाली साधना जारी रखी। 1 महीने बाद प्राचीन ढाल कला तीसरे स्तर तक पहुंच गई। हवा की गति में भी तेजी से सुधार हो रहा था। हालांकि अभी मामूली लक्ष्य हासिल नहीं हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा दूर भी नहीं था। जहां तक 3 हथेलियों की बात है, उसने अभी तक इसका सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं किया था, लेकिन लू मिंग को लगता था कि वो जल्द ही ऐसा कर पाएगा। मैं 1 महीने से साधना कर रहा हूं। मैं 2 दिन आराम करने जा रहा हूं। उसके बाद लू मिंग ने दिव्य पवन घाटी छोड़ दी। अपने निवास पर लौटने के कुछ समय बाद मिंग फैंग, मिंग जू और मिंग चेंग ने लू मिंग को पाया। तियान्युन, सब कहते हैं कि मैं मार्शल आर्ट का दीवाना हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा पागल हो।
तुम दिन भर साधना करते हो और मुझे तुम्हारी परछाई भी नहीं दिखती। मिंग चेंग ने लू मिंग को देखते ही उस पर चिल्लाया। लू मिंग ने कड़वी मुस्कान दी। बड़े भाई तियान्युन, आप इस बार रक्त चींटी के गुप्त क्षेत्र में अवश्य प्रवेश करेंगे, है ना? मिंग फैंग ने कहा। खून चींटी का गुप्त क्षेत्र? लू मिंग थोड़ा हैरान रह गया। फिर अचानक उसे एक विचार आया। क्या यह वही विमान हो सकता है जिसके बारे में हुआ ची ने कहा था कि वह सर्वदिशात्मक तलवार संप्रदाय के साथ उसमें प्रवेश किया था? बड़े भाई तियान्युन, क्या आपको नहीं पता, वो सचमुच साधना के दीवाने हैं? मिंग फैंग ने होंठ सिकोड़ते हुए अवाक होकर कहा। रक्त चींटी गुप्त क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर शाही परिवार और 10 दिशाओं के तलवार विद्यालय का संयुक्त नियंत्रण है। ये हर 3 साल में एक बार खुलता है और 3 साल की अवधि 1 महीने में समाप्त हो जाएगी। जनरल स्टार हॉल ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि तृतीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर स्तर से ऊपर के सभी लोगों को इसमें भाग लेना होगा। तृतीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर स्तर से नीचे के लोग भी भाग ले सकते हैं यदि उनकी युद्ध क्षमता तृतीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंच गई हो। द्वितीय श्रेणी के कई महान मार्शल मास्टर पूरी शक्ति से साधना कर रहे हैं ताकि वे तृतीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर बन सकें और रक्त चींटी के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सके। आखिरकार यह एक ऐसा सुनहरा अवसर है जिसे कोई भी खोना नहीं चाहता। बड़े भाई तियान्युन, आपको इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? मिंग फैंग के बोलने के बाद उसने मुंह फुला लिया। जैसा कि उम्मीद थी, यह वही बात है जो हुआ ची ने कही थी। लू मिंग ने मन ही मन सोचा, मैंने इसके बारे में सुना है, मैं इसमें भाग लूंगा। लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। 7वीं श्रेणी के ग्रैंडमास्टर स्तर से ऊपर का कोई भी मार्शल आर्टिस्ट रक्त चींटी के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। भाई तियान्युन की युद्ध शक्ति के साथ आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। हालांकि आपको शिफॉन्ग तलवार विद्यालय के लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि शिफॉन्ग तलवार विद्यालय के शिष्य अक्सर जनरल स्टार हॉल के प्रतिभाशाली लोगों का अंधाधुंध शिकार करते हैं। मिंगजू ने गहरी आवाज में कहा। 10 दिशाओं के तलवार स्कूल के लोग मुझसे पंगा न लें तो बेहतर होगा, वरना जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा। मिंग चेंग ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। लू मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने पूछा, क्या 7वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर्स और उससे ऊपर के लोगों को वास्तव में भाग लेने की अनुमति नहीं है? हाँ, मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना है। कहा जाता है कि गुप्त लोक एक नवगठित लोक है जिसकी आयु लगभग 10,000 वर्ष है। वहां के नियम पूर्ण नहीं है। साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, अस्वीकृति उतनी ही अधिक होगी। 7वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर और उससे ऊपर के लोग प्रवेश करते ही अस्वीकृत हो जाएंगे। मिंगजू ने समझाया। अच्छा ऐसा है। लू मिंग के होठों के कोने मुस्कुरा उठे। यदि 7वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर और उससे ऊपर के लोग प्रवेश नहीं कर सकते, तो उसे इस बात का कोई डर नहीं होगा कि 10 दिशाओं के तलवार स्कूल के शिष्य कितने प्रतिभाशाली और शक्तिशाली क्यों ना हो। तियान्युन, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। आओ आओ, चलो कुछ टिप्स साझा करते हैं। इसी क्षण मिंग चेंग चिल्ला उठा। उसने लू मिंग को घूरकर देखा। उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा भरा हुआ था। ठीक है, लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्हें एक विशाल जगह मिली। कुछ मिनट बाद, अरे अरे तियान्युन, तुम विकृत हो। मैं अब तुमसे नहीं लड़ूंगा। मैं अब तुमसे मुकाबला नहीं करूंगा। तुम विकृत हो। मिंग चेंग दर्द से चीख उठा। उसका चेहरा चोटिल और बैंगनी पड़ गया था। उसने लू मिंग को घृणा भरी निगाहों से देखा। लू मिंग अवाक रह गया। उसने मन ही मन सोचा, तुम ही तो थे जिसने मुझसे मुकाबला करने की जिद की थी। मिंग फैंग और मिंगजू अवाक रह गए। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने बड़े भाई को इतनी बुरी तरह पिटते और इतनी दर्दनाक तरीके से चीखते हुए देखा था। उसने यहां तक चिल्लाकर कहा कि वो भविष्य में लू मिंग से मुकाबला करने की कोशिश नहीं करेगा। यह वाकई अनोखा था। नहीं भाई मिंग चेंग, तुम्हारे साथ अभ्यास करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम किसी और दिन फिर मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा। लू मिंग ने कहा। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूं। मिंग चेंग लगभग फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना पेट पकड़ा और भाग गया। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। उनके पीछे लू मिंग, मिंग फैंग और मिंगजू अवाक रह गए। क्या ये अभी भी मेरे बड़े भाई हैं? मैंने किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं पकड़ लिया, है ना? मिंग फैंग ने बुदबुदाया। ऐसा नहीं है कि आपने गलत व्यक्ति को चुना है, यह कोई व्यक्ति बहुत ही असामान्य है। पल ने लू मिंग की ओर आंखें घुमाई। लू मिंग ने कड़वी मुस्कान दी। इस दौरान जनरल स्टार हॉल का वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण था।
रक्त चींटी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने वाले सभी लोग अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने और रक्त चींटी गुप्त क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त करने की आशा में कड़ी साधना कर रहे थे। 2 दिन आराम करने के बाद लू मिन गॉडविंड वैली लौट आया। उसने महसूस किया कि गॉडविंड वैली में और भी बहुत से लोग साधना कर रहे थे। गॉडविंड वैली की घुमावदार घाटियों में कभी कभार ही कोई व्यक्ति दिखाई देता था। लू मिंग उस स्थान पर गया जहां उसने पहले साधना की थी। वहां कोई नहीं था। यहां कोई साधना नहीं कर सकता था। लू मिंग यही चाहता था, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही खून की चींटियों के गुप्त क्षेत्र के खुलने का समय आ गया। लू मिंग एक दिन पहले ही होली विंड वैली से निकल गया था। अगले दिन वो और मिंग चेंग जनरल स्टार हॉल के मार्शल आर्ट मैदान में पहुंचे। जनरल स्टोर्स हॉल के वे सभी छात्र जो रक्त चींटी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, उन्हें यहां एकत्रित होना था। कुछ ही देर में मैदान पर 120 से अधिक लोग जमा हो गए। ये जनरल स्टोर्स हॉल से रक्त चींटी के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों की कुल संख्या थी। उनमें से प्रत्येक की साधना का स्तर तीसरे और छठे दर्जे के महान मार्शल मास्टर स्तर के बीच था। वूश! कुछ बूढ़े व्यक्ति हवा में प्रकट हुए। मुझे लगता है कि इस बार सभी को नियमों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। मैं मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा। लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्तियों में से एक ने बोलना शुरू किया। उनका व्यक्तित्व उग्र था और उनकी आवाज एक बड़ी घंटी की तरह थी। सबसे पहले, रक्त चींटी का गुप्त क्षेत्र हर 3 साल में एक बार खुलता है। इस बार फिर से रक्त चींटी के अंडे प्राप्त करने का समय आ गया है। रक्त चींटी के अंडे रक्त शोधन गोली बनाने के लिए सर्वोत्तम सामग्री है। प्रत्येक 3 रक्त चींटी के अंडों से एक रक्त शोधन गोली बनाई जा सकती है। जहां तक आपकी बात है, यदि आप प्राप्त रक्त चींटी के अंडे शाही परिवार को सौंप देते हैं, तो आपको उनमें से आधे अंडे मिल जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक आप 6 खूनी चींटियों के अंडे सौंप देते हैं, शाही परिवार आपको रक्त शोधन की गोली दे देगा। क्या यह सचमुच रक्त शोधन की गोली है? लू मिंग का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया और उसकी आंखों में जुनून की चमक आ गई। किसी मार्शल आर्टिस्ट को अपनी दूसरी वंश परंपरा को जागृत करने से पहले संचय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो क्या संचय करता है? वो वंश परंपरा की ऊर्जा ची का संचय करता है। रक्तवंश की ऊर्जा जितनी अधिक केंद्रित होगी, दूसरे रक्तवंश का स्तर उतना ही उच्च होगा जिसे जागृत किया जा सकता है। रक्त शोधन की गोली एक ऐसा खजाना थी जो रक्तवंश की ऊर्जा को संचित कर सकती थी। लू मिंग को आखिरकार समझ आ गया। हुआ ची ने जिस खजाने का जिक्र किया था, जिससे उसकी दूसरी वंश परंपरा जागृत हो सकती थी, वो वास्तव में रक्त शोधन की गोली थी। ये सिर्फ लू मिंग की बात नहीं थी। वहां मौजूद हर किसी की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिनमें वे प्रतिभाशाली लोग भी शामिल थे जो मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने की उम्मीद रखते थे। जब तक उसे खून वाली चींटियों के 6 अंडे मिल जाते, तब तक वो उन्हें खून शुद्ध करने वाली गोली के बदले में दे सकता था। दूसरे, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको 10 दिशाओं के तलवार विद्यालय के शिष्यों से सावधान रहना चाहिए। गुप्त क्षेत्र के खुलने पर 10 दिशाओं के तलवार विद्यालय के शिष्य जनरल स्टोर्स हॉल में खोजबीन करने आते हैं। गुप्त क्षेत्र में हत्या और लूटपाट वर्जित नहीं है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की आवाज फिर सुनाई दी। उन्होंने गंभीर भाव से चेतावनी दी। अगर वे 10 दिशाओं वाले तलवारबाज स्कूल के प्रतिभाशाली हैं तो क्या हुआ? मुझे उनसे डरने की क्या जरूरत है? कुछ छात्र आत्मविश्वास से भरे हुए थे जब उन्होंने ये बातें कहीं। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था, बाकी आप पर निर्भर है। चलिए अब रक्त चींटी के गुप्त क्षेत्र में चलते हैं। लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की आवाज बंद होते ही आकाश में कुछ चीखें सुनाई दी और 8 विशालकाय गेलीगल नीचे उतर आए। ये 8 पवनचक्की चीलें उन चीलों से कहीं अधिक बड़ी थीं जिन्हें लू मिंग ने पूर्वी शहर में देखा था। जैसे ही गेल ईगल उतरा, सभी लोग हवा में उछल पड़े और उसकी पीठ पर कूद गए। 8 लंबी चीखों के साथ गेल ईगल सीधे ऊपर की ओर उड़ गया, उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए। रक्त चींटी का गुप्त क्षेत्र शाही राजधानी के उत्तर में लगभग 20,000 मील दूर स्थित था। ऐसा कहा जाता था कि रक्त चींटी का गुप्त क्षेत्र मूल रूप से शाही परिवार का था, लेकिन 10 दिशाओं की तलवार संप्रदाय ने सत्ता का एक हिस्सा हथिया लिया और शाही परिवार के साथ रक्त चींटी के गुप्त क्षेत्र में बराबर हिस्सेदारी की मांग की। प्रत्येक 3 वर्ष में दोनों पक्ष अपने शिष्यों को रक्त चींटियों के क्षेत्र में रक्त चींटियों के अंडे एकत्र करने के लिए भेजते थे। जो भी उन्हें प्राप्त करता, वे अंडे उसी के हो जाते थे। ये शर्त देखने में तो उचित लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल भी उचित नहीं थी।
सर्वव्यापी तलवार संप्रदाय अत्यंत शक्तिशाली था, जिसमें अनगिनत प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ शामिल थे। यहाँ तक कि रहस्यमय तलवार संप्रदाय भी इसके सामने फीका पड़ जाता था। शाही परिवार की तो बात ही छोड़िए। इसलिए जब भी रक्त चींटी का गुप्त क्षेत्र खुलता था, तो अधिकांश रक्त चींटी के अंडे 10 दिशाओं की तलवार संप्रदाय द्वारा ले लिए जाते थे, जबकि शाही परिवार को केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता था। गेल ईगल की गति अत्यंत तीव्र थी और उसे 20,000 ली की दूरी तय करने में केवल आधा दिन लगा। यह एक उजाड़ बीहड़ जंगल था। चारों ओर नंगी चट्टानें थीं, बस कुछ ही पेड़ और घास फूस छिटपुट रूप से उग रहे थे। गेल ईगल एक थोड़े समतल क्षेत्र पर उतरा। लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी और बाकी लोग सबसे पहले नीचे कूद गए। बाकी लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। 10 दिशाओं के तलवार विद्यालय के लोग अभी तक नहीं आए हैं, चलो थोड़ी देर यहीं इंतजार करते हैं, लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। वो इस दौरान 1 दर्जन से अधिक आकृतियां उछलकर किनारे पर स्थित 10 पत्थर के खंभों पर चढ़ गईं। वो पत्थर के खंभे पर कूद गया और पालथी मारकर बैठ गया। लू मिंग ने एक नज़र में ही देख लिया कि सबसे बाहरी पत्थर के स्तंभ पर बना व्यक्ति बाईची था। ये बाहरी महल के शीर्ष 10 विशेषज्ञ हैं। क्या ये सीमा निगरानी स्तंभ हो सकता है? यह वही होना चाहिए, लेकिन बाईची में अभी भी उछलने की हिम्मत है। मिंग चेंग और तियान्युन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुम तो बड़े ही बेशर्म हो। आसपास के इलाके में चर्चा की लहर दौड़ गई। वो दिव्यदर्शी स्तंभ। लू मिंग असमंजस में था। भाई तियान्युन, वास्तव में इसमें कुछ भी खास नहीं है। ये सिर्फ एक साधारण पत्थर का स्तंभ है। बात सिर्फ इतनी है कि ऊपर से रहस्यमयी लोक को बेहतर ढंग से देखा जा सकता है, इसलिए इसे लोक दर्शन स्तंभ कहा जाता है। हर बार केवल सबसे बलवान ही इस पर चढ़ सकते हैं, और यह शक्ति का प्रतीक है। मिंग चेंग ने समझाया। ओह, तो बात यह है। लू मिंग ने सिर हिलाया और फिर चारों ओर देखा। वहां 10 से अधिक पत्थर के खंभे थे, लेकिन कोई भी उन पर नहीं कूदा था। यह क्षेत्र 10 दिशाओं के तलवार विद्यालय द्वारा आरक्षित है। वे लगभग 10 स्तंभ जो ऊपर से दिखाई देते हैं, 10 दिशाओं के तलवार विद्यालय के हैं। मिंग चेंग ने कहा। लू मिंग को ये बात समझ में आ गई, इसीलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने पत्थर के खंभे पर बने व्यक्ति की ओर देखा। ये लोग जनरल स्टार हॉल के बाहरी हॉल के शीर्ष 10 विशेषज्ञ थे। बाईची, तुम सचमुच बेशर्म हो। क्या तुम में निगरानी स्तंभों में से एक पर बैठने की हिम्मत है? तुरंत नीचे आओ। मिंग चेंग ने बाईची की ओर देखा और चिल्लाया। उसकी आवाज दूर दूर तक फैल गई, जिससे बाईची का चेहरा लाल हो गया। मिंग शहर। बाईची घृणा से भर गया और उसने अपने दांत पीस लिए, लेकिन वो नीचे नहीं आया। हा, बाईची, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ये है तो तुम विशेषज्ञ बन गए? तुम सचमुच बेशर्म हो। छोड़ो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। अगर तुम इसे चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मिंग चेंग ने लापरवाही से हाथ हिलाया और हंस पड़ा। हा। दर्शक दीर्घा में बैठे बाकी सभी लोग जोर से हंस पड़े। बाईची इतना क्रोधित था कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। लू मिंग मुस्कुराया। उसे प्रसिद्धि की ऐसी किसी लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सिर हिलाया और पालथी मारकर बैठने के लिए जगह ढूंढी और इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद बंजर पहाड़ में कुछ पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। आकाश में 3 विशाल सुनहरे पक्षी प्रकट हुए। तीनों सुनहरे पक्षियों ने अपने पंख फैलाए और आकाश को ढक लिया। वे 100 मीटर से भी अधिक लंबे थे और बेहद डरावने थे। उनके पंख सुनहरे रंग के थे, मानो सोने के बने हों। उनसे एक शक्तिशाली आभा फैल रही थी, जो पहाड़ जितनी भारी थी। एक शौर्यपूर्ण पूर्वज क्षेत्र का राक्षसी जानवर। लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। ये छोटा सुनहरा आरोसी है। कहा जाता है कि इसमें दिव्य प्राणी, स्वर्ण पंखित आरोसी का वंश है। 10 दिशाओं की तलवार संप्रदाय में वास्तव में ऐसा विचित्र प्राणी है, और ऐसे 3 प्राणी है। जलते सूरज साम्राज्य का नंबर 1 संप्रदाय सचमुच भयानक है। जनरल स्टार हॉल में स्थित कुछ अकादमियों ने सदमे में चीख मारी। काम। छोटा सुनहरा आरोसी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज बादलों को चीरती हुई नीचे उतरी। हा, हुआ फिक्सियो, तुम जल्दी हो। बीच में बैठे छोटे सुनहरे आरोसी से हंसी की एक जोरदार आवाज आए। फिर कुछ बूढ़े लोग आकाश से नीचे उतरे। फिर तलवार लिए एक युवक 3 छोटे सुनहरे आरोसी से नीचे कूद गया। इन युवकों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, और उन सभी का रूप रंग गरिमा में था और उनमें असाधारण आभा थी। उनमें से प्रत्येक एक दिव्य तलवार के समान था, और उनके शरीर से निकलने वाली तलवार जैसी ऊर्जा आकाश में विलीन हो जाती थी। वहां 360 से अधिक लोग थे। कितने लोग?
जनरल स्टार हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा कुछ गंभीर था जब उसने कहा, मैं बस कुछ मिनट पहले आ गया हूं। 10 दिशाओं के तलवार संप्रदाय का नेता एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति था। उसने तारामंडल हॉल में मौजूद लोगों पर एक नजर डाली और हंसते हुए कहा, लगता है इस बार कुछ ज्यादा लोग आ गए हैं। सावधान रहना, कहीं ये सब अंदर ही न मर जाएं, वरना इतनी मुश्किल से भर्ती किए गए तुम्हारे तारामंडल हॉल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा उदास था और उसने ठंडे स्वर में कहा, कियूवू जी, आपको इस मामले की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे, क्या सच में? तो चलिए साथ मिलकर तैयारी करते हैं। कियूवू जी ठंडे स्वर में हंसे। चल दर। लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और बाकी दो बूढ़े व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे बंजर पहाड़ की गहराई में उड़ गए। कियूवू जी और शिफोंग तलवार स्कूल के कुछ बुजुर्ग भी पहाड़ की गहराई में चले गए। वो पलक झपकते ही गायब हो गया। बस वू बुजुर्गों के चले जाने के बाद 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय की आकृतियां अचानक प्रकट हुई और 1 दर्जन से अधिक आकृतियां अवलोकन स्तंभ पर कूद पड़ी। ये स्पष्ट था कि ये लोग 10 दिशाओं के तलवार स्कूल के शीर्ष विशेषज्ञ थे। हालांकि वे सभी छठी कक्षा के महान मार्शल आर्ट मास्टर थे, लेकिन उनसे निकलने वाली आभा बेहद भयावह थी। भाई तियान्युन, क्या आपने पहले पत्थर के स्तंभ पर उस व्यक्ति को देखा? मिंग चेंग ने लू मिंग से कहा। लू मिंग ने उधर देखा। वह लगभग 20 वर्ष का एक सुंदर और गंभीर दिखने वाला युवक था। उसने सफेद रंग का तलवारबाज का चोला पहना हुआ था और अपनी पीठ पर हथेली जितनी चौड़ी एक विशाल तलवार टांग रखी थी। वो वहां बिल्कुल सहज भाव से बैठा था, लेकिन उससे एक बेहद खतरनाक आभा निकल रही थी। जी हाँ, लू मिंग को भी खतरा महसूस हो रहा था। क्या यह व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है? लू मिंग ने पूछा। उसका नाम यान ज़ेतियान है, जो 10 दिशाओं के तलवार स्कूल का एक असाधारण और बेजोड़ प्रतिभाशाली योद्धा है। जब वो केवल मास्टर स्तर पर था, तब उसने कांस्य रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 9वीं श्रेणी के मास्टर स्तर पर उसने नियंत्रण शक्ति को सफलतापूर्वक समझ लिया था और इसी दौरान उसने कई ग्रैंड मास्टर स्तर के विशेषज्ञों को मार गिराया था। उससे मिलते समय आपको सावधान रहना चाहिए। मिंग चेन का चेहरा बेहद गंभीर था। बहुत कम लोग ऐसे थे जो मिंग शहर को इतना गंभीर बना सकते थे। सर्वदिशात्मक तलवार संप्रदाय की कांस्य रैंकिंग में प्रथम स्थान। लू मिंग ने बुदबुदाया, बनिंग सन साम्राज्य में नंबर 1 संप्रदाय होने के नाते 10 डायरेक्शन स्वॉर्ड संप्रदाय को कांस्य रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त था, जो कोई छोटी बात नहीं थी। लू मिंग की आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था। बेशक, इस व्यक्ति के अलावा 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल में कुछ और बेहद खूंखार लोग भी हैं। मिंग चेंग ने कहा, हाँ, इस बार जनरल स्टोर्स हॉल से काफी लोग आए हैं। 3 साल पहले 100 से भी कम लोग थे, लेकिन इस बार तो सचमुच 120 लोग हैं। इसी क्षण 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय में कान फाड़ देने वाली एक ध्वनि गूंज उठी। छोटे भाई, तुम गलत हो। 120 लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे हिसाब से तो ये 120 कचरे के टुकड़े हैं। एक और आवाज सुनाई दी, हाँ, बड़े भाई सही कह रहे हैं। ये 120 कचरे के टुकड़े हैं। बिल्कुल सही। आप बिल्कुल सही है। 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय के लोग तुरंत खिलखिलाकर हंस पड़े। तुमने क्या कहा? निकम्मा कौन है? जनरल स्टार हॉल में मौजूद कोई व्यक्ति क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा। अरे, तुम नाराज हो? क्या मैं सही नहीं हूं? 3 साल पहले 98 लोग जनरल स्टार हॉल में दाखिल हुए थे और उनमें से केवल 23 ही बाहर आए। अगर वे कचरा नहीं है तो और क्या है? 10 दिशाओं के तलवार संप्रदाय का एक टेढ़े मुंह वाला युवक बाहर निकला और जनरल स्टार हॉल के लोगों को ठंडी निगाहों से देखने लगा। इस बार आपके पास 120 से ज्यादा लोग हैं, कहीं आप सब वहीं मर न जाएं। टेढ़े मुंह वाला युवक लगातार उपहास करता रहा। 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय का टेढ़े मुंह वाला युवक जनरल स्टार हॉल के लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। घिनौना, तुम सचमुच हमें नीचा समझते हो? जनरल स्टार हॉल में मौजूद सभी लोगों ने अपने दांत पीस लिए और मुठियां भींच ली। क्या देख रहे हो? अगर लड़ना चाहते हो तो आओ। टेढ़े मुंह वाले युवक की निगाहें घूमी और उसने जनरल स्टार हॉल से लोगों को उकसाने वाले अंदाज में देखा। घोर अवमानना, घोर अवमानना। जनरल स्टोर्स हॉल में मौजूद लोगों की आंखों से आग निकल रही थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। आखिरकार 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा केवल दिखावटी नहीं थी। ये तो बिल्कुल बकवास है। टेढ़े मुंह वाला वो युवक लगातार उपहास से भरा हुआ और उकसाने वाला रवैया अपनाता रहा। धिक्कार है, मैं लड़ने जा रहा हूं। मिंग चेन खुद को उठने से रोक नहीं सका।
भाई मिंग, 1 मिनट रुकिए। दूसरा पक्ष जानबूझकर हमें उकसा रहा है और हमारी ताकत परखने की कोशिश कर रहा है। हमें उनके जाल में क्यों फंसना चाहिए? लू मिंग ने मिंग चेंग को थपथपाते हुए कहा। मिंग चेंग बैठ गया। छोटे भाई, मुझे लगता है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वे साफ तौर पर कमजोर और निकम्मे लोग हैं। तुम कुछ भी कहो, कोई भी उनके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। 10 दिशाओं के तलवार संप्रदाय के एक युवक ने पुकार लगाई। बिल्कुल बेकार का सामान, टेढ़े मुंह वाले युवक ने शोर मचाया। तुम हद पार कर चुके हो। आज मैं 10 दिशाओं वाली तलवारबाजी संप्रदाय की कलाओं का अनुभव करूंगा। अंततः जनरल स्टोर्स हॉल में से किसी का सब्र टूट गया। वो गुस्से से चिल्लाया और बाहर निकल गया। ये मो गैंग है, वो अपना दांव चलने ही वाला है। मो गैंग की साधना 6ठे दर्जे के महान मार्शल मास्टर स्तर पर है और वो जनरल स्टार हॉल के बाहरी हॉल में शीर्ष 20 में स्थान रखता है। उनके इस कदम से ही 10 दिशाओं के तलवार विद्यालय के शिष्यों की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मो गैंग बाहर निकला और स्टार हॉल के शिष्यों के बीच चर्चा करने लगा। आखिरकार कोई हिम्मत वाला सामने आया है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें 3 चालें चलने का मौका दूं और मैं 3 चालों के भीतर पलटवार नहीं करूंगा? टेढ़े मुंह वाले उस युवक ने मो गैंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। आपको हिलने की कोई जरूरत नहीं है, इसे ले लीजिए। मो गैंग दहाड़ उठा जब उसके हाथ में पहाड़ चीरने वाली कुल्हाड़ी प्रकट हुई। मो गैंग ने पहाड़ चीरने वाली अपनी कुल्हाड़ी से उस टेढ़े मुंह वाले युवक पर हमला कर दिया। पर्वत को चीरने वाली कुल्हाड़ी ने शून्य को चीरते हुए प्रहार किया, जिससे अंतरिक्ष लहरों की तरह कांप उठा। अगर कुल्हाड़ी वहां गिरती तो पहाड़ की चोटी भी 2 हिस्सों में बंट जाती। ठीक है, जनरल स्टोर्स हॉल के लोगों ने मन ही मन खुशी मनाई। इतनी ताकत के साथ देखते हैं कि वो धूर्त युवक मुझे 3 चालें चलने की अनुमति कैसे देता है। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे जम गए। टेढ़े मुंह वाले युवक ने अपने हाथ में तलवार घुमाई और हवा में एक वृत्त बनाया। एक अदृश्य आकर्षण बल उत्पन्न हुआ और मो गैंग की युद्ध कुल्हाड़ी जब उस वृत्त के संपर्क में आए तो वह पीछे हट गई। बैंग बैंग बैंग। उसी समय मो गैंग को 3 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो कैसे संभव है? जनरल स्टोर्स हॉल में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। ये कितनी शक्तिशाली रक्षात्मक मार्शल कला है, मिंग चेंग ने गंभीर भाव से कहा। ब्लैक ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक, द्वितीय चरण। लू मिंग ने मन ही मन बुदबुदाया। वो दूसरे पक्ष की मार्शल आर्ट तकनीक के स्तर और परिपक्वता को भांप सकता था। 2 और चालें, मैंने पहले भी कहा था, मैं 3 चालों के भीतर पलटवार नहीं करूंगा। टेढ़े मुंह वाले युवक ने तिरस्कार से भरी आवाज में कहा, उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मो गैंग ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी कुल्हाड़ी फिर से घुमाई। ये कुल्हाड़ी और भी शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी बेकार साबित हुई। टेढ़े मुंह वाले युवक की तलवार ने इसे भी रोक दिया। ये कैसे हो सकता है? क्या ये टेढ़े मुंह वाला युवक 10 दिशाओं के तलवार स्कूल का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है? जनरल स्टार हॉल के लोगों ने अविश्वास से चीख मारी। उन्हें संदेह था कि 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय ने जानबूझकर प्रतिभाशाली लोगों को उन पर हमला करने के लिए भेजा था। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, 10 दिशाओं वाली तलवारबाजी की विद्या में मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग हैं। टेढ़े मुंह वाले युवक ने उदासीनता से कहा, असंभव। मेरी तीसरी चाल चलो। मर जा। मो गैंग दहाड़ा। उसकी नसें फूल गईं। उसके विशाल शरीर की मांसपेशियां फूल गईं और उसने अपनी कुल्हाड़ी टेढ़े मुंह वाले युवक की ओर घुमाए। मो गैंग ने इस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यह उसका सबसे शक्तिशाली दांव था। तोड़ना। मो गैंग की आंखें खून से लाल थीं। तोड़ना? क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? टेढ़े मुंह वाले युवक ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। उसने अपनी तलवार घुमाई और उसका शरीर तलवार की रोशनी के घेरों से ढक गया। क्लैंग। मो गैंग की युद्ध कुल्हाड़ी तलवार से टकराते ही चिंगारियां उड़ उठी और उसका शरीर एक बार फिर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। ये कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हुआ? मो गैंग दहाड़ उठा। उसे यह बात स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। तू एक घटिया इंसान है, मर जा। भन भन। तलवार की रोशनी बिजली की तरह चमकी। जल्दी पीछे हटो, जनरल स्टार हॉल से किसी ने चिल्लाया। हालांकि मो गैंग का ध्यान पहले ही भटक चुका था और अब उसके लिए प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी थी। पुची। तलवार की रोशनी मो गैंग के गले को भेद गई। मो गैंग जमीन पर गिरने से पहले दहाड़ा। मो गिरोह मारा जा चुका था। जनरल स्टार हॉल के लोग सन्नाटे में डूब गए। उनके चेहरे गंभीर हो गए। और तुमने कहा था कि तुम कचरा नहीं हो। अब सच्चाई तुम्हारे सामने है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो आकर मुझसे लड़ो।
टेढ़े मुंह वाले युवक की निगाहें बिनी के चारों ओर घूम गईं। जनरल स्टोर्स हॉल के लोग बेहद अपमानित हुए। 10 दिशाओं के तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने जनरल स्टार हॉल के लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ये सब बकवास है। टेढ़े मुंह वाले युवक की निगाहें चारों ओर घूमी और अंत में 10 अवलोकन स्तंभों पर आकर टिक गईं। तुम नीचे आओ। टेढ़े मुंह वाले उस युवक ने अचानक 10वें देखने वाले स्तंभ पर बनी सफेद लाल छवि की ओर इशारा किया। बाई ची का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने जबरदस्ती एक भद्दी मुस्कान बिखेरी और मुट्ठी बांधकर कहा, बड़े भाई, आपके क्या निर्देश हैं? उनका रवैया विनम्र था और वे दूसरे पक्ष का समर्थन हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे। इससे बाकी लोगों में असंतोष की लहर दौड़ गई। दुर्भाग्यवश उस बदतमीज युवक ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और चिल्लाकर बोला, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहने का भी अधिकार है? तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारा भविष्य बताने वाला स्तंभ तोड़कर ले जा रहा हूं। क्या आपको सीमा निरीक्षण स्तंभ चाहिए? बाईची चौंक गया और उसका चेहरा बिगड़ गया। ज्यादा दूर मत जाओ। प्राचीन काल से ही शाही परिवार और 10 दिशाओं के तलवार विद्यालय ने क्षितिज की ओर देखने वाले स्तंभों को वितरित किया है। ये शाही परिवार की शान का प्रतीक है। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। एक अन्य अवलोकन स्तंभ पर पीले रंग का चोला पहने एक युवक दहाड़ रहा था। ये युवक शाही परिवार का सदस्य था। ये किस तरह की झूठी शान है? आज तुम्हें ये मुझे देना ही होगा, चाहे तुम देना न चाहो। अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम मुझे ये देना दो। टेढ़े मुंह वाले युवक ने उपहास किया। बाईची लगभग रो पड़ा। वो दुविधा में था। अगर वो उन्हें यह नहीं देता तो स्पष्ट था कि उसे 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल के शिष्यों का सामना करना पड़ता, लेकिन अगर वो उन्हें ये दे देता तो वह शाही परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देता। जनरल स्टार हॉल में सभी उसे बहिष्कृत कर देते और भविष्य में वो कभी भी जनरल स्टार हॉल में सिर नहीं उठा पाता। इस समय उसे इतना पछतावा हो रहा था कि उसकी आंतें हरी पड़ गई। अगर उसे यह बात पहले पता होती तो वह इतना निर्दयी न होता कि इस निगरानी स्तंभ को छीन लेता। बैची, अगर तुम हार मान लेते हो तो तुम जनरल स्टोर्स हॉल के पापी कहलाओगे। जनरल स्टोर्स हॉल में कोई भी मृत्यु से नहीं डरता। सबसे बुरा तो ये होगा कि हम लड़ेंगे। अगर हम जीत नहीं पाए तो हम मर जाएंगे। मैं तुम्हें मन से समर्थन दूंगा। मिंग चेंग ने निर्दयता से चिल्लाते हुए बाईची को आग के गड्ढे में धकेल दिया। मिंग चेंग मुस्कुराया और लगभग जोर से हंस पड़ा। मैं भी दिल से आपका समर्थन करता हूं। लू मिंग ने भी ऐसा ही किया और चिल्लाया, अपनी बहन का साथ दो। आध्यात्मिक सहारे की किसे जरूरत है? बाईची मन ही मन दहाड़ उठा। लू मिंग और मिंग चेंग स्पष्ट रूप से प्रसन्न हो रहे थे। बड़े भाई, कृपया मुझे समझाएं। कोई विकल्प न होने के कारण बाईची ने खुद को संभाला और टेढ़े मुंह वाले युवक पर मुठियां तान दी। लगता है तुम मुझसे मुकाबला करने वाले हो। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। मुझे पता है तुम जनरल स्टार हॉल के 10 सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक हो। टेढ़े मुंह वाले युवक ने उपहास किया। अचानक उसका शरीर हिला और वो बाईची की ओर झपटा। ड्रैगन व्हाइट स्नेक पाम, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। बाईची दहाड़ा और हथेली से प्रहार किया। एक विशालकाय सफेद ड्रैगन दहाड़ा और टेढ़े मुंह वाले युवक पर झपटा। भन भन, तलवार की आवाज गूंज उठी। टेढ़े मुंह वाले युवक की तलवार की शक्ति अत्यंत तीव्र थी। उसने तलवार के एक ही वार से श्वेत ड्रैगन का सिर काट डाला। बाईची के चेहरे के भाव में अचानक बहुत बदलाव आया और वह लगातार अपनी हथेलियों को हिलाता रहा। सफेद नाग ड्रैगन ताड़ का पेड़। एक पेड़ 10 ड्रैगन में रूपांतरित हो सकता है। 10 विशालकाय ड्रैगन हवा में नाच रहे थे। 9 स्वर्गों की गर्जना करती तलवार। टेढ़े मुंह वाले युवक ने अपनी तलवार से वार किया और तलवार की ऊर्जा सफेद ड्रैगन से टकराते ही सीटी की आवाज के साथ बाहर निकली। धमाका धमाका, लगातार 10 विस्फोटों के साथ सफेद ड्रैगन एक एक करके पराजित हो गए। मारना। टेढ़े मुंह वाले युवक ने अपनी तलवार लहराई और क्रिस्टल जैसी साफ तलवार की ऊर्जा की एक श्रृंखला बाईची की ओर बढ़ी। सफेद ड्रैगन सांप में परिवर्तित हथेली। हथेली की शक्ति दोगुनी। बाईची दहाड़ा और उसने फिर से अपनी हथेलियां लहराईं। गर्जन। विशालकाय सफेद अजगर दहाड़ा और अचानक 20 विशालकाय सफेद अजगरों में तब्दील हो गया। वे दहाड़ते हुए टेढ़े मुंह वाले युवक पर टूट पड़े। कठिन परिश्रम के बाद बाईची की मार्शल आर्ट तकनीक में काफी सुधार हो गया था और अब वह 20 विशालकाय सफेद ड्रैगन निकाल सकता था। वह मिंग चेंग और लू मिंग से बदला लेना चाहता था, लेकिन अब उसे इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या यही आपकी सीमा है? कितनी निराशा की बात है। टेढ़े मुंह वाले उस युवक ने एक लंबी चीख निकाली। वह अपनी तलवार के साथ एक हो गया और आकाश में उड़ गया।
जहां जहां तलवार की ऊर्जा गुजरती थी, सफेद ड्रैगन एक एक करके नष्ट हो जाते थे। आह! बाई ची चीखा और उसका शरीर पीछे की ओर लुढ़क गया। वो जमीन पर बुरी तरह गिरा और खून की उल्टी करने लगा। भन भन! टेढ़े मुंह वाले युवक की आकृति हिली और उस अवलोकन स्तंभ पर जा गिरी जहां बाई ची मौजूद थी। हाँ, अब से यह ध्यानमग्न स्तंभ 10 दिशाओं के तलवार संप्रदाय का है। टेढ़े मुंह वाले युवक ने हंसते हुए कहा, धिक्कार है, नीचे उतरो। पहले से मौजूद शाही शिष्य चिल्लाया, हे, तो फिर तुम्हें अपना भविष्य बताने वाला स्तंभ भी छोड़ देना चाहिए। इसी क्षण 10 दिशाओं के तलवार स्कूल का एक और शिष्य तेजी से बाहर निकला और शाही परिवार के शिष्य पर झपट पड़ा। धमाका धमाका, उन दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। ये शाही शिष्य बाई ची से भी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन 10 दिशाओं वाली तलवारबाजी की विधा का शिष्य भी अत्यंत प्रचंड था। महज 1 दर्जन चालों में ही शाही शिष्य खून की उल्टी करते हुए हवा में उड़ गया। एक अन्य अवलोकन स्तंभ पर 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय ने कब्जा कर लिया। वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या ये 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल की प्रतिभा है? जनरल स्टार हॉल में मौजूद सभी लोग निराशा में डूबे हुए थे। 10 दिशाओं वाले तलवार विद्यालय की ओर ध्यानमग्न स्तंभों पर खड़े प्रतिभाशाली योद्धाओं ने अभी तक कोई गतिविधि नहीं की थी। अज्ञात रैंकिंग वाले कुछ ही प्रतिभाशाली योद्धाओं ने जनरल स्टार हॉल के बाहरी हॉल के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से 2 को लगातार हराया था, और यह एक तरफा लड़ाई थी। इससे जनरल स्टोर्स हॉल में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और उनका मनोबल पूरी तरह गिर गया। अंतर बहुत बड़ा था। अगर वो रक्त चींटी के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर जाता, तो वो दूसरे पक्ष से कैसे लड़ पाता? इसके अलावा दूसरी पार्टी के पास जनरल स्टार हॉल से 3 गुना अधिक लोग थे। कौन से 10 सबसे बड़े विशेषज्ञ? सब बेकार है। मुझे लगता है मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। टेढ़े मुंह वाला वो युवक बेहद अहंकारी था और उसने जनरल स्टार हॉल के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से बाकी 8 को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उन 8 लोगों के चेहरों में थोड़ा सा बदलाव आया, यहां तक कि सबसे मजबूत लोगों के चेहरे पर भी गंभीरता के भाव थे। भले ही उन्हें पूरा भरोसा था कि वे उस टेढ़े मुंह वाले युवक को हरा देंगे, फिर भी उन्हें डर था कि 10 दिशाओं वाली तलवारबाजी की संस्था किसी और शक्तिशाली व्यक्ति को भेज देगी। यह मुसीबत खड़ी कर देगा। इसलिए उनमें से किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। लू मिंग एक तरफ पालथी मारकर बैठा था और उदासीनता से देख रहा था। वो अभी अभी जनरल स्टोर्स हॉल में शामिल हुआ था और उसमें अपनापन का कोई खास एहसास नहीं था। शिफोंग तलवार संप्रदाय जनरल स्टोर्स हॉल को चाहे कितना भी नीचा क्यों न समझे, उसे कोई कार्रवाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका यहां आने का मुख्य उद्देश्य रक्त शोधन की गोलियों के बदले रक्त चींटी के अंडे प्राप्त करना था। वो बेवजह मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। इतना घमंड मत करो। मेरे ज्योतिषियों के हॉल में कोई ऐसा है जो तुम सबको अपने वश में कर सकता है? बाईची ने अचानक बगल से चिल्लाकर कहा। सभी लोग स्तब्ध रह गए और बाईची की ओर देखने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाईची अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया और 10 दिशाओं के तलवार स्कूल के लोगों से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। बदमाश, क्या तुम मार खाना चाहते हो? टेढ़े मुंह वाले युवक ने बाईची की ओर देखा। मैं सच कह रहा हूं, बाईची ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हारा स्कूल कितना भी मजबूत क्यों ना हो, तुम इस आदमी को हरा नहीं सकते। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उसे यहां से चले जाने को कहो। टेढ़े मुंह वाले युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। ये वही है। बाई ची ने अचानक लू मिंग की ओर इशारा किया। वोश! पल भर में सबकी निगाहें लू मिंग पर टिक गईं। लू मिंग के होठों के कोने एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। ये बाई ची सचमुच किसी को उधार के चाकू से मारना चाहता था। ये तो मरने लायक ही था। यह वही है। इसका नाम तियान्युन है, जो जनरल स्टार हॉल का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वो निश्चित रूप से 10 चालों के भीतर तुम्हें मार सकता है। बाईची ने टेढ़े मुंह वाले युवक पर चिल्लाया। मुझे 10 चालों में मार डालोगे? ये तो मजाक है। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। ठीक है, अपनी भोली आंखें खोलो और ध्यान से देखो। देखते हैं कि वो मुझे 10 चालों में कैसे मार पाता है। टेढ़े मुंह वाले युवक ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। फिर उसने लू मिंग की ओर देखा और अपनी तलवार उसकी ओर तान दी। बदमाश, बाहर आकर मुझसे लड़ो। बाईची के होठों के कोने तिरछी मुस्कान में बदल गए और उसकी आंखों में गर्व की चमक आ गई। उसने मन ही मन इस बात की प्रशंसा की कि उसने महज कुछ शब्दों से लू मिंग को पानी में खींच लिया। देखते हैं तुम 10 दिशाओं वाली तलवारबाजी की विद्या के विरुद्ध कैसे मरोगे। बाई ची ने उपहास किया। धीरे धीरे उठते समय लू मिंग की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। हालांकि वो कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था,
लेकिन वो परेशानी से डरता भी नहीं था। बेवकूफ, ये पहला वाक्य था जो लू मिंग ने उस टेढ़े मुंह वाले युवक से कहा था। क्या तुमने अभी क्या कहा? टेढ़े मुंह वाले उस युवक को लगा कि उसने गलत सुना है। बेवकूफ, वो बेवकूफ साफ तौर पर मेरा काम निपटाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये इतना स्पष्ट है, और तुम देख सकते हो। अगर बेवकूफ नहीं तो तुम हो क्या? लू मिंग ने इस तरह डांटा जैसे वो किसी बच्चे को डांट रहा हो। टेढ़े मुंह वाले युवक का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसका पहले से ही टेढ़ा मुंह और भी टेढ़ा हो गया और वह दहाड़ते हुए बोला, तू मौत को बुला रहा है बच्चे। तू मर चुका है कमीने। कारण चाहे जो भी हो, तू अपनी कही हुई बातों की वजह से मर चुका है। वो बेवकूफ एक बात में सही था। मुझे तुम्हें मारने के लिए सिर्फ 10 चालें चाहिए। नहीं, 3 चालें ही काफी है। लू मिंग ने ठंडे स्वर में कहा। पास ही में बाई ची दांत पीस रहा था। लू मिंग उसे लगातार बेवकूफ कह रहा था। उसे इसकी इतनी आदत हो गई थी कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। हम तियान्युन 10 दिशाओं के तलवार विद्यालय के सामने इतनी अकड़ दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं तुम्हारी मौत कैसे होती है। बाईची मन ही मन दहाड़ा। मारना। टेढ़े मुंह वाले युवक ने दहाड़ मारी। उसकी हत्या करने की मंशा बेकाबू हो गई। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और लू मिंग पर झपटा। तलवार की गर्जना। टेढ़े मुंह वाले उस युवक का पहला वार जानलेवा था। उसकी चमकदार और क्रिस्टल जैसी तलवार की ने लू मिंग पर जोरदार प्रहार किया। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। उसके हाथ में दानव वशीकरण भाला प्रकट हुआ और उसने भाले को आगे की ओर चलाया। धमाका। भाला जैसे ही आगे बढ़ा, अंतरिक्ष में जोरदार कंपन हुआ। हवा एक भयानक ध्वनि के साथ फट पड़ी। भाले की अत्यधिक गति के कारण हवा के साथ घर्षण से भयंकर ज्वालाएं उत्पन्न हो गईं। लंबे भाले के आने से पहले ही ची विस्फोट की भयावह शक्ति ने टेढ़े मुंह वाले युवक की तलवार ची को नष्ट कर दिया था। ये कैसे हो गया? टेढ़े मुंह वाले उस युवक की आंखें अचानक सिकुड़ गईं, जिससे उसके मन में भय का भाव प्रकट हुआ। उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर झुका और उसी समय उसकी युद्ध तलवार भी तेजी से घूमने लगी, जो उसकी रक्षात्मक तलवारबाजी की तकनीक को दर्शाती थी। इस समय अवलोकन स्तंभों पर खड़े 10 दिशाओं की तलवार विद्या के सभी प्रतिभाशाली शिष्यों के चेहरे बदल गए। कितनी शक्तिशाली शक्ति है, किसी ने कुछ बुदबुदाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हॉल जैसे मशहूर सितारे में इतनी प्रतिभा होगी। यांग ज़ेतियान की आंखों में थोड़ी सी रुचि दिखाई दी, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी ही थी। धड़ाम। लू मिंग के लंबे भाले ने टेढ़े मुंह वाले युवक द्वारा बनाए गए तलवार के घेरे पर प्रहार किया। पल भर में एक तीखी और अप्रिय गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। फिर टेढ़े मुंह वाले उस युवक की आंखें फटी रह गईं और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। तियान्युन जीतने वाली है, जनरल स्टार हॉल से किसी ने उत्साह से चिल्लाया। किसी ने भी लू मिंग की इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं की थी। महज एक ही वार में उसने टेढ़े मुंह वाले युवक को बेरहमी से हवा में उछाल दिया, जिससे उसके मुंह से खून की एक बड़ी घूंट निकल गई। दूसरी चाल। लू मिंग के मुंह से ठंडी आवाज निकली। लू मिंग ने अपना हमला नहीं रोका और दूसरा वार कर दिया। बूम बूम बूम। जैसे ही भाला आगे बढ़ा, अंतरिक्ष में भीषण कंपन हुई। ये बेहद भयावह था। इस भाले की शक्ति पिछले वाले भाले से भी अधिक थी। टेढ़े मुंह वाला युवक भयभीत हो गया। वह दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत से भड़क उठा, अपनी रक्षात्मक मार्शल कला का पूरी शक्ति से प्रयोग करते हुए। युद्ध की तलवार घूमने लगी और एक के बाद एक तलवार के घेरे दिखाई देने लगे, जो टेढ़े मुंह वाले युवक के सामने तैर रहे थे। इसे रोको। टेढ़े मुंह वाले उस युवक की आंखें लाल थीं और वो दहाड़ रहा था। धड़ाम। हालांकि जैसे ही लंबा भाला तेजी से गुजरा, तलवारों के सभी घेरे पल भर में ढह गए। लंबा भाला सीधे टेढ़े मुंह वाले युवक की युद्ध तलवार से टकराया। एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। टेढ़े मुंह वाले उस युवक की युद्ध तलवार धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर गई। टेढ़े मुंह वाले उस युवक ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसके शरीर की हड्डियां चटकने की आवाजें करने लगी और यह पता नहीं चल पाया कि कितनी हड्डियां टूट गई थीं। तीसरी चाल। मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर से ठंडी आवाज सुनाई दी। नहीं, टेढ़े मुंह वाले युवक ने चिल्लाकर कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको। 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय के अवलोकन स्तंभों में से एक पर खड़े एक युवक ने चिल्लाकर कहा। लेकिन लू मिंग का लंबा भाला रुका नहीं। वो बिजली की एक चमक में तब्दील हो गया और टेढ़े मुंह वाले युवक के दिल को भेद गया। एक जोरदार आवाज के साथ इसे जमीन पर कीलों से ठोक दिया गया। ये क्या बकवास है? क्या तुम सच में मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? टेढ़े मुंह वाले युवक ने अनिच्छा और अविश्वास से भरी एक दहाड़ निकाली।
मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 3 चालों में मार डालूंगा, चौथी चाल नहीं चलेगी। लू मिंग ने ठंडे स्वर में कहा। टेढ़े मुंह वाले उस युवक की आंखों में बेहद भयभीत भाव झलक रहा था। उसने अनिच्छा से एक जोरदार दहाड़ मारी और उसकी सांसें रुक गईं। छोटे भाई, तुमने मेरे 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल के प्रतिभाशाली शिष्यों को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में फाड़ दूंगा। 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय के आसपास मौजूद शिष्य दहाड़ उठे, उनकी आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। चलो हमला करते हैं। सबसे पहले हम उसकी साधना शक्ति को पनगू बना देंगे। फिर मैं उसकी सारी हड्डियां तोड़कर उसे जनरल स्टोर्स हॉल के द्वार पर लटका दूंगा। हम सबको 10 दिशाओं के तलवार विद्यालय को नाराज करने के परिणाम बता देंगे। निगरानी स्तंभ पर अभी भी वही युवक खड़ा था। इस युवक के लंबे नीले बाल थे और वो बेहद दुष्ट था। उसने लू मिंग को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा। बेशक दिव्य दृष्टि वाले स्तंभों पर मौजूद अन्य प्रतिभाशाली लोग भी लू मिंग को ठंडी निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। भन 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 भन, हरे बालों वाले युवक के बोलते ही सर्वव्यापी तलवार संप्रदाय के लगभग 20 शिष्यों ने लू मिंग के चारों ओर अपनी लंबी तलवारें निकाल ली और तलवार की ऊर्जा की धाराएं तेजी से बाहर निकली। मारना। सर्वदिशात्मक तलवार स्कूल के 20 से अधिक शिष्यों ने एक साथ हमला किया। 20 से अधिक प्रचंड तलवार ऊर्जा ने पल भर में लू मिंग को डुबो दिया। लैंड यू लंबा भाला तेजी से आगे बढ़ा और एक भयानक गर्जना उत्पन्न की। 20 से अधिक तलवार ऊर्जा पल भर में नष्ट हो गई। भाड़ में जाओ। लू मिंग दहाड़ा। एक अद्वितीय राक्षसी देवता की तरह वह हाथ में भाला लिए आगे बढ़ा। धमाका धमाका, एक के बाद एक 20 से अधिक विस्फोट हुए और 10 दिशाओं के तलवार स्कूल के 20 से अधिक शिष्य खून की उल्टी करते हुए हवा में उड़ गए। सभी लोग हैरान रह गए। वो बहुत शक्तिशाली था। लू मिंग बहुत शक्तिशाली था। यह एक करारी हार थी। दूसरी पार्टी के पास प्रतिरोध करने का कोई तरीका नहीं था। लू मिंग के सामने वे 20-25 लोग बच्चों की तरह कमजोर पड़ गए थे। हॉल में सामान्य सितारों का इतना बड़ा विशेषज्ञ क्यों है? 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय के कई लोगों ने मन ही मन दहाड़ मारी। यहां तक कि यांग जैतियन की आंखों में भी गंभीरता का एक अंश दिखाई दिया। भन भन, लू मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और हरे बालों वाले युवक के सिर के ऊपर प्रकट होकर उसे नीचे की ओर देखने लगा। नीचे उतरो। लू मिंग का लंबा भाला बहुत ही सीधे और दबंग तरीके से वार करता हुआ निकला। तुम तो मौत को बुला रहे हो, मर जा। हरे बालों वाले युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके हाथ में एक हरी तलवार प्रकट हुई और उसने उसे घुमाया। एक विशाल हरा भालू दहाड़ते हुए लू मिंग पर झपटा। हरे भालू की हथेलियां मेज जितनी बड़ी थी और वह लगातार लू मिंग को थप्पड़ मारता रहता था। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ और हरा भालू गिर पड़ा। भाला लगातार नीचे की ओर गिरता रहा। मैं क्यों करूंगा? हरे बालों वाले युवक की आंखों में अविश्वास की चमक दिखाई दी। वो एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति थे और 10 दिशाओं के तलवार स्कूल में भी प्रसिद्ध थे। उनके जैसा कोई दूसरा शिष्य नहीं था। निगरानी स्तंभों में से एक पर कब्जा करने के योग्य होना ही सब कुछ स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त था। पहले तो उसे लगा कि लू मिंग चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो उससे लड़ लेगा। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई, उसे एहसास हुआ कि वो गलत था। वह बुरी तरह गलत था। वो उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। प्रचंड बिजली के कारण वो सीधे हवा में उड़ गया। धड़ाम, लू मिंग का भाला सीधे अवलोकन स्तंभ पर लगा। पलक झपकते ही अवलोकन स्तंभ चकनाचूर हो गया। मौन। इस क्षण पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष जम गया हो। काफी देर बाद उसने एक ऐसी दहाड़ मारी जिससे धरती कांप उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 10 दिशाओं की तलवार संप्रदाय के दिव्यदर्शी स्तंभ को नष्ट करने की? तुम मरोगे। हमें उसे मार डालना चाहिए। उसकी हड्डियों को पीसकर उसकी राख बिखेर दो। 10 दिशाओं के तलवार विद्यालय के लगभग सभी शिष्य चिल्ला उठे। यद्यपि क्षितिज दर्शन स्तंभ बेकार था, फिर भी वो सर्वदिशात्मक तलवार संप्रदाय का प्रतीक था। लू मिंग द्वारा क्षितिज दर्शन स्तंभ को तोड़ना सर्वदिशात्मक तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के समान था। वे क्रोधित क्यों नहीं होंगे? यहां तक कि यांग जैतियन और सर्वव्यापी तलवार संप्रदाय के कुछ अन्य युवक, जो अब तक बहुत शांत थे, भी लू मिंग को उदास भावों से देख रहे थे। धमाका धमाका, 5 से 6 शक्तिशाली आभाएं लू मिंग पर दबाव डाल रही थीं। बल। लू मिंग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। इन 5 से 6 युवकों को वास्तव में बल का अर्थ समझ में आ गया था। शिफॉन तलवार संप्रदाय में वास्तव में कई प्रतिभाशाली लोग थे।
7वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर स्तर से नीचे के 5 या 6 लोग वास्तव में बल को समझ चुके थे। मार्शल मास्टर स्तर पर बल को समझने की क्षमता रखने वाले लोग 10,000 में एक थे, यानी बेहद कम। हालांकि किसी महान मार्शल मास्टर की शक्ति को समझना भी कोई मामूली बात नहीं थी। वे निश्चित रूप से दुर्लभ प्रतिभावान थे। हे भगवान, 10 दिशाओं के तलवार स्कूल में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने शक्ति को समझ लिया है। तियान्युन का तो काम तमाम हो गया। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इन राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकता। जनरल स्टोर्स हॉल से किसी ने चिल्लाकर कहा। धमाका। सर्वदिशात्मक तलवार संप्रदाय के उन 6 प्रतिभाशाली शिष्यों की आभा, जिन्होंने बल को समझ लिया था, लू मिन की ओर बढ़ने लगी। लू मिन के चेहरे के भाव बदल गए और वह प्रतिरोध करने के लिए अपनी आभा को छोड़ने ही वाला था। रुकना। इसी क्षण एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। आकाश में लाल बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति तेजी से उड़ता हुआ आया। उसने एक भयानक आभा उत्सर्जित की और 10 दिशाओं के तलवार विद्यालय के 6 युवा प्रतिभाशालियों की आभा को अवरुद्ध कर दिया। अजीबोगरीब लाल रंग के इस शख्स, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे 10 दिशाओं वाले तलवारबाजी स्कूल के शिष्यों पर हमला करना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ दांव पेच आजमाऊंगा। उनके ठीक पीछे पीछे कियू वूजी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। कियू वूजी ने चारों ओर नजर घुमाई और जब उसने टूटा हुआ अवलोकन स्तंभ देखा तो उसका चेहरा बदल गया और वो चिल्लाया, कौन है? क्या इसने अवलोकन स्तंभ तोड़ा है? बड़े साहब, वो बच्चा है। उसने जूनियर ब्रदर हु की भी हत्या कर दी। सर्वव्यापी तलवार संप्रदाय के एक शिष्य ने लू मिन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। बदमाश, तूने मेरी 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय के सीमा निरीक्षण स्तंभ को तोड़ने की हिम्मत कैसे की? तूने मेरे शिफॉन तलवार स्कूल के नायकों को भी मार डाला। तू तो मौत को दावत दे रहा है। कियू वूजी दहाड़ते हुए लू मिंग पर हथेली से वार करने लगा। मार्शल आर्ट्स के ग्रैंडमास्टर की अपार शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही थी। उनकी हथेली पहाड़ की तरह थी, जो लू मिंग पर दबाव डाल रही थी। धमाका। लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी भी हरकत में आया। उसने एक मुक्का मारा और कियू वूजी की हथेली की ऊर्जा को रोक दिया। सनकी लाल, क्या तुम युद्ध शुरू करना चाहते हो? कियू वूजी चिल्लाया। कियू वूजी, तुम्हारे शिफॉन तलवार स्कूल ने भी मेरे जनरल स्टोर्स हॉल के एक शिष्य को मार डाला, तो अब हिसाब बराबर हो गया है। जहां तक दृष्टि स्तंभ के विनाश की बात है, तो युद्ध में तलवारों की आंखें नहीं होती। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। लाल बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति बहुत दबंग था। वो लू मिंग के सामने खड़ा था।